हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर नॉवल बॉय। कहानियों का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। मृत्यु का दिव्य सम्राट C-146 निराशा। अध्याय 146 निराशा। गोल्डन हॉर्न वाइवरन ने भव्य ढंग से नीचे उतरकर दर्शकों के साथ साथ गोल्डन परिवार के सदस्यों को भी विस्मयचकित कर दिया। डेविस को लगा कि उसका ये भव्य प्रवेश कुछ ज्यादा ही हो गया है, लेकिन उसने इसके लिए गोल्डन हॉर्न वाइवरन को दोषी नहीं ठहराया, इसलिए उसने दांत पीसकर गंभीरता से नीचे बैठ गया, अपमानित होने के लिए पूरी तरह तैयार था। कुछ ही सेकंड में गोल्डन परिवार के बुजुर्ग मुस्कुराते चेहरों के साथ मक्खियों की तरह बाहर आ गए। राजकुमार डेविस, आपका स्वागत है, हम काफी समय से आपका इंतजार कर रहे थे, एक बुजुर्ग ने झुकते हुए कहा। अन्य बुजुर्गों ने भी झुककर डेविस का अभिवादन किया। डेविस ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वह खुद भी अपनी गलती को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता था, भला उसके परिवार के बारे में क्या कहा जा सकता है। एवलिन वायवन से नीचे कूद गई और उसका रूप बुजुर्गों को दिखाई देने लगा। जैसे ही उनकी निगाहें और इंद्रियां एवलिन पर पड़ी, उनके चेहरे देखने में बेहद बदसूरत हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान को काबू में रखते हुए तुरंत ही अपना असली रूप देख लिया। एक बुजुर्ग ने झट से कहा, अंदर वापस आ जाओ, हम वहीं बात करना जारी रखेंगे। एवलिन ने सिर हिलाया और उस बुजुर्ग के पीछे पीछे हवेली की ओर चल पड़ी। अन्य बुजुर्गों ने जल्दी से डेविस को घेर लिया। अपने चारों ओर इतने सारे बुजुर्गों को देखकर डेविस जम गया और उसने खुद को पिटने के लिए तैयार कर लिया। प्रिंस डेविस, निराश मत होइए, चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। हाँ, अगर हम आपको बाहर इंतजार करवाते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। बाकी सभी बुजुर्गों ने भी सहमति जताई और अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए सिर हिलाया। मुझे बाहर पीटकर उन्होंने अप्रत्याशित रूप से मेरी इज्जत बचाई है। बार बार यही बात शाही परिवार की ताकत को दर्शाती है। डेविस ने सिर हिलाते हुए आह भरी। फिर वह उनके पीछे अंदर चले गए। हॉल में एवलिन पहुंची और बिना चेहरे पर कोई भाव दिखाए चुपचाप खड़ी रही। गोल्डन परिवार के कई युवा, जिन्होंने बाहर हो रहे हंगामे को देखा, वे भी हॉल में आ गए और तमाशा देखने के लिए कोनों में खड़े हो गए। जब उन्होंने एवलिन को देखा तो उनमें से कुछ को दया आई, जबकि कुछ ने मन ही मन खुशी मनाई, लेकिन किसी ने भी उससे एक शब्द नहीं कहा, जिसमें गोल्डन परिवार में उसके तथाकथित चचेरे भाई बहन भी शामिल थे, जो स्पष्ट रूप से उसकी स्थिति के प्रति उदासीन थे। एक आकृति तेजी से भीड़ के बीच से गुजरी और जल्दी से घुटनों के बल बैठकर मूर्खों की तरह चिल्लाने लगी, वाह! एवलिन के चेहरे के भाव बदल गए, वह अब अपना उदासीन चेहरा नहीं बनाए रख सकी। उसने तुरंत मैसी को उठाया और उसे कसकर गले लगा लिया। डेविस अंदर आया और ये दृश्य देखकर उसका घबराया हुआ दिल किसी कारणवश शांत हो गया। शायद इसलिए कि उसने किसी को उसकी परवाह करते देखा। हल्की सी मुस्कान के साथ वह उसके लिए खुश था और उसने आशावादी मानसिकता अपनाई, हे, अगर वे हमला करने वाले हैं तो मैं इसे शरीर को मजबूत बनाने के अभ्यास सत्र के रूप में ही लूंगा। अचानक भीड़ की दबी हुई आवाजें थम गईं और सब शांत हो गए, क्योंकि एक आकृति आंखें फाड़े चेहरे पर अत्यधिक चिंता लिए हुए प्रकट हुई। हॉल के बीचों बीच से केवल रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। भीड़ के हटते ही परिवार का मुखिया आवाज की ओर बढ़ा, उसका चेहरा लगातार बिगड़ता जा रहा था। जब परिवार के मुखिया की नजर एवलिन पर पड़ी तो वह जम गया और उसकी पुतलियां फैल गईं। अपने हाथ फैलाकर वह स्तब्ध चेहरे के साथ धीरे धीरे एवलिन की ओर बढ़ा। उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं, जो उसे एवलिन के करीब जाने के लिए मजबूर कर रही थीं। अपनी बेटी का कटा हुआ हाथ देखकर उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध झलक रहा था। उसने डेविस की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम परिवार के मुखिया, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, उनके बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने गंभीर चेहरे के साथ तुरंत बात काट दी। बिल्कुल सही, हम आपको सलाह देते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमारे परिवार के भविष्य के बारे में सोचें। परिवार का मुखिया स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बगल में बैठे बुजुर्गों की ओर देखा, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। कुछ देर बाद उसने खुद को शांत किया और एक एक करके बुजुर्गों की ओर देखा।
परिवार के मुखिया की कठोर निगाहों को महसूस करते हुए बुजुर्गों के चेहरे थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपना रुख नहीं बदला। परिवार के मुखिया ने डेविस की ओर मुड़कर देखते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बुजुर्गों ने उसे फिर से रोक दिया। प्रिंस डेविस, हमें यकीन है कि यात्रा के दौरान किसी न किसी तरह की दुर्घटना जरूर हुई होगी, लेकिन आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, दुर्घटनाएं तो हर समय होती रहती हैं और यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। निराश मत हो, इसे एक बुरे सपने की तरह समझो। एक बुजुर्ग ने एवलिन की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, अगर राजकुमार को पछतावा हुआ तो वह हमारी पोतियों में से किसी एक से शादी कर लेगा। एक अन्य बुजुर्ग ने पहले वाले बुजुर्ग की बात से सहमति जताते हुए अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान बिखेरी। बिल्कुल सही कहा, राजकुमार एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और शाही परिवार द्वारा दिए गए वचनों का पालन करेंगे। अन्य बुजुर्गों ने भी कुछ पक्ष लिए और सिर हिलाते हुए जल्दी से सहमति व्यक्त की। शाबाश, शाबाश, तुम सब, बहुत बढ़िया, परिवार के मुखिया ने जानलेवा निगाहों से मुस्कुराते हुए कहा। उसका मन कर रहा था कि वह अपने से एक पीढ़ी ऊपर के इन कमीनों को मार डाले, लेकिन सबसे बढ़कर उसके दिल में निराशा थी। उसने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया और बदले में उसे सत्ता के भूखे, पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले बुजुर्गों का एक समूह ही मिला। वह अचानक जोर से हंसने लगा। मैं सोचता था कि आप लोग मेरी बातें सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते। मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। अपनी आस्तीन झटकते हुए उसने उदास चेहरे के साथ अपनी बेटी के पास जाकर उसे रोने का मन हुआ। उसने उसकी पट्टियों से बंधी बाहों को पकड़ा। घुटनों के बल बैठते हुए उसने एवलिन की पट्टी बंधी हुई बाह को उठाया और अपने माथे पर रख लिया। एवलिन, पिताजी ने तुम्हें निराश किया है। उन्हें पछतावा हुआ। उनकी बस यही इच्छा थी कि उनकी बेटी का भविष्य उज्ज्वल हो, लेकिन उनकी बेटी एक अपंग बनकर उनके पास लौटी। वह जानता था कि इस बहाने का इस्तेमाल करते हुए कि वह एक अपंग है, इन बूढ़ी धूर्त महिलाओं ने अनायास ही अपनी पोतियों को राजकुमार की दुल्हन बनने के लिए भेजने का फैसला कर लिया है। उन्हें इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी, या यूं कहें कि उन्होंने इन अनुभवी चालाक लोगों पर बहुत भरोसा किया था। अपने पिता को, जो बचपन में एक सख्त व्यक्ति थे, अब पूरी तरह से उसकी देखभाल करते हुए, परिवार के मुखिया होने का दिखावा और रुतबा छोड़ते हुए देखकर उसे अपने दिल की बात खुलकर कहने का मन हुआ, लेकिन किसी तरह उसने खुद को शांत कर लिया। उसने अपने दाहिने हाथ से उनके कंधों को थाम लिया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आपने मुझे निराश नहीं किया, पिताजी। इवान कॉल्डन ने ऊपर देखा और यह सोचकर और भी अधिक अपराधबोध महसूस किया कि उसकी बेटी तो एक फरिश्ता थी। एवलिन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उस दृश्य को देखा जो देखने में घिनौना लग रहा था। जब वह अपने पिता को सांत्वना दे रही थी, तब बुजुर्ग लोग अपनी पोतियों को डेविस से मिलवाने में व्यस्त थे। एवलिन, क्या मैं इन बुरे कमीनों को मार सकता हूँ? एक बेहद ठंडी आवाज गूंजी जिसने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। बुजुर्गों और युवाओं ने डेविस को अचंभित भावों से देखा। डेविस इस पूरे समय चुप रहा क्योंकि जिस क्षण उसने उन्हें एवलिन को एक बुरे सपने की तरह मानने के लिए कहते सुना, उसके दिमाग में कुछ टूट गया। कॉल्डन परिवार के इन बुजुर्गों की निर्मम हत्या करने से खुद को रोकना उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि यह उसका अपना परिवार था, इसलिए उसने खुद को शांत करने के लिए इतना प्रयास किया। लेकिन ये बूढ़े बदमाश अपनी पोतियों के बारे में डींगे हाँकना बंद नहीं कर रहे थे, इसलिए आखिरकार उसने अपने चेहरे पर कठोर भाव लिए जोर से चिल्लाया। उसने एवलिन को ऐसी निगाहों से देखा जो लाखों बातें बयां कर रही थीं। हैरानी की बात यह थी कि एवलिन ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल को कठोर कर लिया। इन बुजुर्गों के प्रति उसके मन में जो नफरत थी, वह अब डेविस को पता चल गई थी। जैसे ही उसने सिर हिलाया, 3 सिर बिना किसी आवाज के हवा में उछले और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर ढीले पड़ गए और गर्दन से खून नदी की तरह बहने लगा। डेविस ने उसी आत्मा आक्रमण का प्रयोग किया। हालांकि उसने एक भाला प्रकट किया और पलक झपकते ही 3 निकटतम बुजुर्गों की जान ले ली। कुछ चीखें सुनाई दी क्योंकि अन्य बुजुर्गों के दिल उनकी गर्दन तक आ गए थे और वे जल्दी से पीछे हट गए, जिससे उनके बीच दूरी बन गई। रुकना, आप क्या कर रहे हो, बदमाश? क्या तुम मरना चाहते हो? भय से भरी क्रोधपूर्ण चीखें डेविस के कानों में गूंज उठीं, जिससे वह चिढ़ गया। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई तो मुझे छूने की भी कोशिश करो, फिर देखते हैं कि तुम्हारा परिवार इस विनाश से बच पाता है या नहीं। डेविस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जिससे चिल्ला रहे बुजुर्गों के पसीने छूट गए। वे उसे नुकसान पहुंचाने के अंजाम को जानते थे, इसलिए वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, वरना उनका परिवार भी खत्म हो जाता। जादुई भाला गायब हो गया क्योंकि उसने हत्या करने की इच्छा को क्षीण होते हुए महसूस किया।
क्योंकि वह सबसे अधिक परेशान करने वाले बुजुर्गों को मार चुका था, जिनमें वह भी शामिल था जिसने एवलिन को एक बुरे सपने की तरह मानने को कहा था। वह नहीं जानता था कि ये तीनों कौन थे और न ही उसे यह जानने की आवश्यकता महसूस हुई। क्या तुम हमारे कॉल्डन परिवार को कचरे की तरह समझ रहे हो? तुम ऐसा करके बच नहीं सकते। हमारा समझौता लोरेट साम्राज्य के युवराज को दुल्हन देने का था। चूंकि आप जश्न नहीं मनाना चाहते, इसलिए हम एवलिन को वापस ले जाकर असली युवराज को भेंट कर सकते हैं। डेविस ने उन दोनों बुजुर्गों की ओर देखा जिन्होंने अभी अभी अपना मुंह खोला था। भाला एक बार फिर प्रकट हुआ, लगता है तुम दोनों मरना चाहते हो। प्रिंस डेविस, कृपया रुकिए। अचानक एक आवाज गूंजी। डेविस ने आवाज के स्रोत की ओर देखने के लिए मुड़ा। कृपया इसे रोकें। अगर हमारे और भी बुजुर्ग मर गए तो हमारा परिवार बहुत कमजोर हो जाएगा। इवान कॉल्डन ने झुकते हुए चिल्लाकर कहा। उसे लग रहा था कि वह डेविस का सामना कर सकता है, लेकिन लोरेट परिवार के सामने इसका क्या फायदा। इसके अलावा उसे उनकी रक्षा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसे उन्हें बचाना ही होगा, अन्यथा वह परलोक में अपने पूर्वजों का सामना नहीं कर पाएगा। तुम इन बूढ़े कमीनों को जिंदा रखना चाहते हो? क्या ससुर जी को डर नहीं लगता कि कहीं ये एक दिन बेरहमी से तुम्हें धोखा न दे दें? डेविस ने ठंडे लहजे में पूछा। अब भी सिर झुकाए हुए इवान कॉल्डन ने उत्तर दिया, परिवार के मुखिया होने का यही अभिशाप है। उनकी जान की जिम्मेदारी मेरी है। उसका जवाब सुनकर डेविस को इस जिम्मेदार आदमी पर दया आ गई। उसने एवलिन की ओर देखा और पाया कि उसने हल्के से सिर हिलाया। एक हल्की सी आह भरते हुए उसने एक बार फिर भाले को गायब कर दिया। यह अंत नहीं है बेटा, हम शादी के समझौते को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। तुम या वह राजकुमार हमारे परिवार की किसी सदस्य से ही शादी करोगे। राजकुमार डेविस के अब उन पर हमला न करने की बात देखकर एक पागल बुजुर्ग ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। डेविस ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और सोचा, लगता है अफवाहें सच थीं। विवाह समझौता, उस पर क्या लिखा था? डेविस ने वास्तव में दोनों परिवारों के बीच हुए समझौते को कभी देखा ही नहीं था। इवान कॉल्डन ने उत्तर दिया, कॉल्डन परिवार की युवा मालकिन का विवाह लोरेट परिवार के युवराज से होगा। फिर उन्होंने बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, भले ही ऐसा लिखा गया था, लेकिन हमने शुरू में सोचा था कि अगर दुल्हन दूसरे राजकुमार से शादी कर ले तो भी ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि लालच ने उनके दिलों में घर कर लिया है। क्या ऐसा है? तो मैं घोषणा करता हूं कि लोरेट परिवार और कॉल्डन परिवार के बीच हुआ विवाह समझौता मान्य है। डेविस ने अपने चेहरे पर उदासीनता का भाव लिए ठंडे स्वर में कहा। क्या बदमाश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। उसके शब्दों से बड़े बुजुर्ग स्तब्ध रह गए और फिर उसकी इस घमंडी घोषणा पर उसे करारा जवाब दिया। डेविस ने उन्हें ठंडे स्वर में देखा और एक सम्राट के समान अहंकारी भाव से कहा, क्या तुम मेरी सत्ता को आजमाना चाहते हो? मेरा जीवन मेरे हाथों में है और इसमें मेरे माता पिता का भी कोई दखल नहीं है। क्या तुम खुद को कोई खास समझते हो? अपनी काल्पनिक शक्ति का बखान करने की कोशिश कर रहे हो? बुजुर्गों को असहनीय दबाव महसूस होने लगा, भले ही उन्होंने अपने शरीर को ऊर्जा से ढक लिया था। 15 साल के दिखने वाले उस लड़के से उत्पन्न निरंतर दबाव के कारण उनके पैर सुन्न पड़ गए। वे सब एक एक करके गिर पड़े। उनके चेहरे ऐसे थे मानो उन पर कोई विपत्ति आ पड़ी हो। डर के मारे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। क्यों? एक कांपते हुए व्यक्ति से घबराहट भरी आवाज गूंजी। डेविस स्तब्ध रह गया। उसने एवलिन की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखकर उसका हृदय पीड़ा से भर गया। वह तुरंत उसके सामने आ गया और एक घुटने पर बैठकर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं डेविस लोरेट आपसे विवाह का प्रस्ताव रखता हूं। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जिसे अपार प्रेम कहा जा सकता था। किसी घटिया समझौते से नहीं, बल्कि हमारे प्यार से बंधे हुए हैं। चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए वह उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एवलिन की आंखें नम हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ क्षण पहले जब उसने उसे यह कहते सुना कि उनके बीच का विवाह समझौता रद्द कर दिया गया है, तो उसे लगा मानो उसके चारों ओर की पूरी दुनिया बिखर गई हो। उसका दुर्बल शरीर कांप उठा क्योंकि उसे लगा कि उसके निराधार भय सच होने लगे हैं, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इसका कारण ये होगा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया, और इस दौरान वह फूट फूट कर रोती रही और साथ ही सिर हिलाती रही। डेविस ने झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया और गले लगा लिया, बस उसके उमड़ते हुए भावों के शांत होने का इंतजार कर रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि उस समय उसका क्या मतलब था। उसके तथाकथित परिवार वालों के लिए वह एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी,
या यूं कहें कि उनके जीवन को समृद्ध बनाने वाली एक संपत्ति थी। हालांकि उसे इस बात का हल्का फुल्का अंदाजा था कि साधना की दुनिया ऐसी ही होगी, फिर भी वह उनके व्यवहार से सचमुच निराश था, खासकर जब उसने सोचा कि यह उसकी प्रेमिका का परिवार है। अध्याय 148 शाही परिवार की स्थिति। काफी देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दांत पीसते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। डेविस को लगा जैसे उसका दिमाग फिर से चकनाचूर हो रहा है। ये लोग और मौतें देखे बिना हार नहीं मानेंगे। उसने उसे जाने दिया और फिर से एक पारदर्शी भाला प्रकट किया, मानो वे इसके लिए तैयार थे। बुजुर्ग एकजुट हो गए और एक साथ खड़े होकर रक्षात्मक संरचना बना ली। रुको, इवान कॉल्डन डेविस के सामने खड़ा हो गया और बोला, राजकुमार डेविस, कृपया मेरी बेटी को यहां से ले जाए। अब हमारे कॉल्डन परिवार में उसका कोई काम नहीं है। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बहुत खुश था कि उसकी बेटी को आखिरकार उसका प्यार मिल गया। वह उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की कामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे उन लोगों से दूर भेजने का सोचा जो अजनबियों से कम नहीं थे। अगर तुम कुछ नहीं भी कहोगे तो भी मैं यही करने वाला हूं, असंतुष्ट स्वर में बोलते हुए डेविस ने आगे कहा, और हाँ, शाही महल लौटने के बाद मैं इस समझौते को जला दूंगा। इससे पहले कि बुजुर्ग कोई अप्रिय शब्द बोल पाते, डेविस ने आत्मा दमन कला का प्रयोग करते हुए उन्हें तुरंत बेहोश कर दिया। वे ऐसे जमीन पर गिर पड़े जैसे किसी कठपुतली की डोर काट दी गई हो। जब वे होश में आए तो संभवतः उन्हें अपनी आत्माओं से उपजा भयंकर सिरदर्द हो रहा होगा। चलो राजमहल चलते हैं, डेविस ने उसके हाथ पकड़े और मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसे प्यार से देखा और उसे हमेशा के लिए बचाने की तीव्र इच्छा महसूस की। एवलिन ने अपने आंसू पोंछे और शर्मिंदगी से सिर हिलाया। इस क्षण उसे ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन भर उसका साथ दे सकती है, और इस भावना ने उसके हृदय को अतुलनीय आनंद से भर दिया। राजमहल की दिशा में देखते हुए डेविस ने सोचा, अगर पूरा लोरेट परिवार जीवित होता तो क्या मैं भी उनके जीवन को समृद्ध बनाने में मददगार साबित होता। उसकी आंखों में एक सिहरन सी दौड़ गई। पहले राजकुमार, देखते हैं तुमने हमारे लिए क्या योजनाएं बना रखी हैं। अल्पविराम। राजमहल। इस विशाल शाही महल में सब कुछ सामान्य था। पहरेदार व्यवस्थित ढंग से गश्त लगा रहे थे, नौकर अपना काम कर रहे थे, अधिकारी इधर उधर घूमकर अपने अपने काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य दिनों की तरह शांत था। लेकिन भीतरी किले के अंदर लगभग एक सप्ताह तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। ये सब तब शुरू हुआ जब एक 17 वर्षीय लड़के ने एक सप्ताह पहले शाही महल में प्रवेश किया और घोषणा की कि वह शाही परिवार से है। इस तरह के मामले काफी आम थे, क्योंकि शाही परिवार के सदस्य कभी कभी इधर उधर घूमते थे और अपने नाजायज उत्तराधिकारियों को छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बना लेते थे जिसका पता चलने पर बदनामी हो जाती थी। खबर सुनकर सम्राट के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। जब लोरेट परिवार की वंश परंपरा पहले से ही कमजोर हो रही थी तो उन्हें इस घोटाले की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने तुरंत लड़के को लिया और वंश परीक्षण कराया, और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब परिणाम सकारात्मक आया। यह आधिकारिक तौर पर साबित हो गया था कि 17 वर्षीय लड़का लोरेट परिवार का सदस्य था, लेकिन जब उस 17 वर्षीय लड़के ने उसे शाही पिता कहकर पुकारा तो उसका चेहरा बिगड़ गया। जब उसने उस 17 वर्षीय लड़के को अनुशासित करने की कोशिश की तो लड़के ने एक महिला का नाम ले लिया, जिससे वह क्रोधित हो उठा और वहीं जम गया। उस समय बहुत सारे अधिकारी और यहाँ तक कि महारानी भी मौजूद थी। सभी ने उनके चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखा और अपने अपने अनुमान लगाने लगे। स्वाभाविक रूप से क्रोधित महारानी बिना एक शब्द कहे सिंहासन कक्ष से चली गईं। सम्राट ने स्वाभाविक रूप से महारानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सम्राट अपनी सीट पर बैठ गए और उस लड़के की बात सुनने लगे जो उन्हें राजपिता कहकर पुकार रहा था। उसी दिन शाही महल में एक नई महिला के लाए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण बना रहा। शाही परिवार की मौजूदा स्थिति यही थी। अल्पविराम। गोल्डन हॉर्न वाइवरन शाही महल के ऊपर बने एक चबूतरे पर उतरा। डेविस और एवलिन उससे नीचे उतरे और शाही महल के अंदर चले गए। किसी कारणवश एवलिन ने अपने शरीर को ढकने के लिए काले वस्त्र पहन लिए। ऐसा लग रहा था मानो वह नहीं चाहती थी कि यहाँ कोई भी उसकी अपंग अवस्था देखे। डेविस ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही, इसलिए वह केवल आह भर सकता था। उन्हें अभी भी राजमहल में उत्पन्न हुई नई समस्या का समाधान करना था। ऊपरी चबूतरे से अंदर प्रवेश करने के बाद वे सबसे पहले महारानी के कक्ष में उनकी मां के कमरे की ओर बढ़े। रास्ते में गलियारे से गुजरते हुए डेविस और एवलिन उस आकृति को देखकर जम गए, जो कुछ हद तक डेविस से मिलती जुलती थी, लेकिन थोड़ी लंबी थी और उसके छोटे काले बाल थे।
वह आकृति गलियारे की दीवारों पर एक दरवाजे के पास झुकी हुई थी और आश्चर्यचकित चेहरे के साथ उनकी ओर देख रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए उसके पास से गुजरते हुए आगे बढ़ गए। डेविस ने गहरी सांस ली क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसका सौतेला भाई है। उसने मन ही मन अपना माथा पकड़ लिया और आने वाले सिरदर्द के लिए खुद को तैयार किया। क्या वह हमारा इंतजार कर रहा था? एवलिन ने फुसफुसाते हुए डेविस से पूछा। ऐसा नहीं लगता, शायद वह उस दरवाजे के पीछे वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा है। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जब वे महारानी के कमरे की ओर जा रहे थे तो डेविस से मिलती जुलती आकृति ने बुदबुदाते हुए कहा, कितना अविश्वसनीय दबाव है, वह निश्चित रूप से मेरा प्रतिभाशाली छोटा भाई है। अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता के भाव छा गए जब उसने बगल के दरवाजे की ओर मुड़कर देखा। माँ, आपकी बात न सुनने के लिए मुझे खेद है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा सही स्थान यहीं है। डेविस ने अपने कदम तेज कर दिए। उसे लगा कि उसकी माँ का दिल टूट गया होगा। आखिरकार मंजिल से पहले पहुंचकर डेविस ने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, माँ, दरवाजा खोलो, मैं हूं डेविस। दरवाजा झट से खुला और अंदर से छोटी डायना खुशी से झांकती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उसने अपने बगल में काले वस्त्र पहने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वह चिल्लाते हुए जल्दी से अंदर भाग गई। माँ, भाई एक डरावनी औरत के साथ है। उसकी चीख सुनकर एवलिन शर्मिंदा हो गई क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने ऊपर काला चोला ओढ़ रखा था। डेविस मुस्कुराया और अंदर देखने लगा। उसे सुकून महसूस हो रहा था। डायना एडवर्ड के साथ खेलने के लिए वापस लौट गई जबकि क्लेयर उदासीन भाव से बिस्तर पर बैठी रही। डेविस अपनी मां के पास पहुंचा और जैसे ही उसने कोई सवाल पूछने के बारे में सोचा, उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, डायना, मेरे आने से ठीक पहले मां क्या कर रही थी? मां हमारे साथ खेल रही थी। डायना ने तुरंत जवाब दिया और अपने छोटे भाई के साथ खेलना जारी रखा। क्लेयर एकदम थम गई, लेकिन शर्मिंदा होने से पहले ही उसकी नजर अपनी रक्षक पर पड़ी। हम एवलिन, अंदर आओ, औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। डेविस अवाक रह गया। क्या वह गुस्सा नहीं थी या उसने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था? वह कारण का अनुमान नहीं। अध्याय 149 क्लेयर को मनाना। एवलिन अंदर आए और शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। वह अपनी सास की मुस्कुराती हुई निगाहों का सामना करने में असमर्थ थी। क्लेयर ने भौहें चढ़ाईं। अचानक एवलिन के वस्त्रों को पकड़कर फैला दिया और गुस्से से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डेविस की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में पूछा, ये किसने किया? साशा क्लेमोर और वेनिस क्लेमोर, मैंने उन दोनों को मार डाला। जवाब देते समय उसकी आंखों में निर्मलता झलक रही थी। पर क्लेयर ने उसे थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुमने ये कैसे होने दिया? क्या तुम घमंडी नहीं थे? अपने साथ अंगरक्षक भी नहीं ले गए? शर्म और पछतावे से डेविस ने अपना सिर नीचे झुका लिया, लेकिन उसे थोड़ी खुशी भी हुई। केवल उसकी मां ही उसे दंडित करने की हिम्मत कर सकती थी, जबकि कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। इस मामले में गलती उसकी थी और उसे लगा कि वह इस थप्पड़ का पूरी तरह हकदार था। कमरे में थप्पड़ की गूंज बिजली की तरह गूंजी, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। ये जानकर कि उसकी मां ने उसे नहीं मारा, वह मन ही मन मुस्कुराया। डायना और एडवर्ड ने खेलना बंद कर दिया और एक दूसरे को गले लगा लिया, जबकि वे अपने चेहरों पर भयभीत भाव लिए चल रहे तमाशे को देख रहे थे। एवलिन जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई और समझाने लगी, सास जी, यह मेरी गलती थी। पति उस समय मौजूद नहीं थे। अगर होते तो वह ऐसा कैसे होने देते? तुम दोनों। क्लेयर ने गुस्से में उन दोनों की ओर इशारा किया, लेकिन जब उसने एवलिन को अपने पति डेविस को पुकारते सुना तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। एवलिन को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसने भावनाओं में बहकर डेविस को अपना पति कह दिया। अगर उसे पता होता तो शायद वह शर्मिंदगी से टूट जाती। आखिर एवलिन और डेविस एक दूसरे को पति पत्नी तभी कहते हैं जब वे अकेले होते हैं। क्लेयर शांत हुई और कुछ देर तक डेविस को घूरती रही। फिर उसने कुछ आशावादी बातें कहकर एवलिन को दिलासा देना शुरू किया। उसने व्यक्तिगत रूप से एवलिन के चरित्र और उनके सामने डटकर खड़े होने के साहस की प्रशंसा की थी जब उन्होंने उसकी परीक्षा ली थी। अपनी सांत्वना भरी बातें खत्म करने के बाद उसने डेविस की ओर देखा और फटकार लगाई, उसके साथ और अच्छा व्यवहार करो। डेविस ने सिर हिलाया। कुछ पल रुकने के बाद उसने बोलना शुरू किया, माँ, बाहर आखिर हो क्या रहा है? क्लेयर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और फिर उसने एक हल्की सी आह भरी, तुम्हारे पिता का एक महिला से नाजायज बच्चा था और ऐसा लगता है कि यह मुझसे मिलने से बहुत पहले की बात है। मैंने उस बच्चे को देखा। तो क्या इससे वह मेरा बड़ा भाई बन जाता है? डेविस ने अपना सिर खुजाते हुए पूछा।
तकनीकी रूप से तो ऐसा हो सकता था, लेकिन वह अचानक कहीं से आए एक बड़े भाई को स्वीकार करने के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना पाया। क्लेयर ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, इसका मतलब है कि वह तुम्हारा बड़ा भाई है। डेविस ने अपनी मां के चेहरे के भावों को देखा और सोचा, लगता है वो बहुत गुस्से में है। लेकिन वो हर समय आहें क्यों भरती रहती हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? डेविस ने सवाल करते हुए अपने हाथ फैला दिए। वह जानना चाहता था कि वह इस मामले पर क्या सोचती है ताकि वह उचित कदम उठा सके। क्लेयर के चेहरे पर कभी गुस्सा तो कभी बेबसी के भाव झलक रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने फिर आह भरी, अगर उसका किसी और के साथ अफेयर होता तो मैं उसे बुरी तरह पीट देती, लेकिन वो औरत, वो मामला तो उससे मिलने से बहुत पहले ही हो चुका था। मैं उसे दोष कैसे दे सकती हूँ? डेविस ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम अब भी पिताजी से मिलने नहीं गए? क्लेयर गुस्से से हंस पड़ी, हाँ, क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे डर है कि मैं उसे मार डालूंगी, वह इतने समय से उस औरत के साथ रह रहा है। डेविस मन ही मन हंसा, तुम्हारे गुस्से को जानने के बाद भी उसका भागना जाना एक चमत्कार ही है। एक पल के लिए सांस छोड़ते हुए उसने आगे कहा, इसके अलावा वह महिला बीमार है। बीमार? डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने सिर हिलाया और समझाया, हाँ, लगता है कि उसके बेटे, जिसका नाम अनेस्ट है, ने शाही परिवार की मदद लेकर अपनी मां को बचाने के लिए राजमहल में घुसपैठ की। कितना मार्मिक है ना? सिवाय इसके कि हमें नहीं पता कि उसने हमारे लिए कोई योजना तो नहीं बना रखी है। डेविस हंसते हुए बोले, हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिर हमारे पास क्लारा तो है ही। कुछ देर सोचने के बाद क्लेयर मुस्कुराए, तुम सही कह रहे हो। डेविस ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, उस महिला की बीमारी के बारे में क्या? उसका इलाज हो चुका है, वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। उसकी आंखों में थोड़ी सी नाखुशी झलक रही थी। डेविस अपनी मां की उस दूसरी महिला की मौत की इच्छा को समझ सकता था, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो क्या पिताजी आपसे मिलने आए थे? क्लेयर एक चंचल लड़की की तरह मुस्कुराई, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह इस गड़बड़ के लिए उससे बदला लेने में मजा ले रही हो। ये सुनकर डेविस का चेहरा गंभीर हो गया। मां, अगर आप पिताजी से खुलकर बात नहीं करेगी, तो आगे से केवल गलतफहमियां ही पैदा होंगी। हालांकि उन्हें लगा कि लोगन इसके लायक था। क्लेयर कुछ पल के लिए चुप हो गई और उसके चेहरे के भाव बदल गए। फिर उसने आह भरी, मैं समझ गई, मैं आज उससे बात करूंगी। अच्छा, मैं ये झंझट तुम्हारी मां पर छोड़ देता हूं, लेकिन अगर मेरे तथाकथित बड़े भाई ने कुछ भी गड़बड़ की, तो मैं उसे कामयाब होने से पहले ही मार डालूंगा। डेविस ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखों में हल्की सी जानलेवा मंशा झलक रही थी। क्लेयर ने उसके ठंडे व्यवहार को देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसका बेटा है, जो हमेशा उसके प्रति इतना स्नेहपूर्ण रहता था। वह चिंता से सोचने लगी, क्या उसका पुराना स्वभाव वापस लौट रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वह उस समय में लौट आया हो जब वह उसके कोमल और गर्मजोशी भरे आलिंगन के प्रति उदासीन था। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके लौटने के पहले सप्ताह में था, जब वह 3 साल का था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसका व्यवहार शांत हो गया और मुस्कुराते हुए उसने कहा, समय बहुत कम है, मुझे 1 महीने में गुप्त प्रवेश द्वार पर जाना है। क्लेयर ने अपनी बात रोक दी और आह भरी, क्योंकि वह जानती थी कि यह दिन तो आना ही था, चाहे किसी भी तरह से। वह उससे हर बार अपने बच्चे जैसा व्यवहार करने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। ये तो उसकी कोरी कल्पना थी। माँ, आप बार बार आहें क्यों भर रही हैं? जाए पिताजी से बात कीजिए और मामले को सुलझा लीजिए, डेविस ने चिढ़कर कहा। क्लेयर ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, मानो उसे सब पता हो, मैं इसका ख्याल रखूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन यहीं रुकिए और फिर चले जाए, वैसे भी उस जगह पहुंचने में आपको काफी देर हो चुकी है। बस गोल्डन हॉर्न वाइवरन को फिर से ले लीजिए। डेविस मुस्कुराया और एवलिन की ओर देखा। फिर उसने अपनी मां को बताया कि एवलिन इसी शाही महल में रहेगी। क्लेयर मान गई और उसने अपना स्टडी रूम उसे दे दिया। डेविस ने कृतज्ञता भरे भाव से अपनी मां की ओर देखा। वह जानता था कि यह निश्चित था कि वह वापस लौटेगा या नहीं, या सफलतापूर्वक दूसरी ओर पहुंच भी पाएगा या नहीं। इतना ही नहीं, उस क्षेत्र के दूसरी ओर अनेक खतरे भी थे। उसने अभी भी एवलिन को अपने इरादों के बारे में नहीं बताया था कि वह गुप्त क्षेत्र में केवल शिकार करने नहीं जा रहा था बल्कि दूसरी तरफ जाने वाला था। वैसे क्या आपके पास शादी का समझौता है? डेविस ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। फिर सामान्य होते होते उसकी आंखें फटी रह गईं। वह इस बात को लगभग भूल ही गया था। 1 अध्याय 150 बड़े भाई एर्नेस्ट। हाँ, यह मेरे पास है। डेविस ने चिढ़कर कहा, क्लेयर, मैं तुम्हें 1 महीने में गुप्त प्रवेश द्वार पर जाने के लिए कह रहा हूं। 1 महीने? 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 1
क्लेयर ने मुस्कुराते हुए कहा और सोचने लगी, क्या ये बच्चा उससे इतना प्यार करता है। वह इस बात से बेहद खुश थी कि उसके बेटे को कोई ऐसा मिल गया जिससे वह प्यार करता है। साधना एक कठिन कार्य था और इसे अकेले करने से व्यक्ति में मानसिक अस्थिरता विकसित हो सकती थी। एक माँ के रूप में उसे उम्मीद थी कि कोई उसके साधना पथ पर उसका साथ देगा या कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो साधना पथ पर आगे बढ़ने के दौरान उसका समर्थन करेगा। क्या आप मुझे इसे दिखा सकते हैं? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ डेविस ने उत्सुकता से पूछा। क्लेयर ने उन दोनों को एक शरारती नज़र से देखा और खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, लो। इतना कहते हुए उसने अपने हाथ में प्रकट हुए एक स्क्रॉल को उन्हें सौंप दिया। डेविस ने उस दस्तावेज को पकड़ा और उसे देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में उनका विवाह समझौता था, उसने एवलिन की ओर देखा। एवलिन ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराए। वह समझ गई थी कि वह आगे क्या करने वाला है और उसने ऐसा होने दिया क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा था। गर्मागर्म बिजली की अनगिनत चिंगारियां उस स्क्रॉल पर फैल गईं, जिससे वह जलकर राख हो गया। तुम ये क्या कर रहे हो? क्लेयर ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास से चिल्लाए और लगभग स्थिति को गलत समझ बैठी। मैंने वही किया जो मुझे करना था, डेविस ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्लेयर के चेहरे पर उलझन का भाव था, जिसके चलते उसने शाही महल में आने से पहले की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। ये परजीवी, क्या ये मरकर इस दुनिया से अपना अस्तित्व मिटा नहीं सकते? अपनी बहू की पीड़ा सुनकर क्लेयर ने ठंडे स्वर में नाराजगी व्यक्त की। उसकी आंखों में हल्की सी क्रोध की भावना झलक रही थी, जो उसके गुस्से को बयां कर रही थी। डेविस ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन वह समझ गया कि उसके चेहरे के भाव क्यों बदल गए। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने एल्स्ट्रेम परिवार के बुजुर्गों से जुड़ी कुछ बुरी यादें याद आ गई हों। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर क्लेयर ने बोलना शुरू किया, वैसे बेहतर होगा कि तुम नए राजकुमार को कुछ शिष्टाचार सिखाओ। ओह, मेरी गलती, बड़ों का आदर करने वाला पहला राजकुमार। क्लेयर हल्की सी हंसी। उसका मतलब साफ था, उसने उसे साफ साफ कह दिया था कि उसे पीट दो और राजमहल में उसकी औकात दिखा दो। माँ, क्या आपको यकीन है कि आप उससे नाराज नहीं हैं? वैसे भी, बड़े का क्या मतलब है? मैं उससे छोटा हूँ। डेविस थोड़ा हंसा, जिससे बगल में खड़ी एवलिन भी दबे स्वर में हंस पड़ी। मैं यहाँ राजमहल में तुम्हारी शक्ति स्थापित करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? क्लेयर ने नाराजगी भरे चेहरे से पूछा। नाराजगी में जीभ चटकाते हुए उसने आगे कहा, जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद अगर वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा ले तो। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही डेविस ने झुककर हाथ जोड़ लिए। मैं महारानी की इच्छा के अनुसार उसे तुरंत सबक सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक अभिमानी भाव के साथ मुस्कुराते हुए कहा, जिससे वह एक कुलीन व्यक्ति की तरह चमक उठी। डेविस ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और मन ही मन रोते हुए कहा, कितना डरावना। उसके जैसी माएँ हमेशा जानती हैं कि अपना काम कैसे करना है। क्या वह अभी भी मेरी माँ है? मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी दयालु माँ वापस दे दो। लेकिन फिर उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं जब उसे उसके शब्द और अपनी पिछली गलती याद आए। लेकिन उसकी बात में दम है, दूसरों को चेतावनी देना बेहतर है इससे पहले कि वे कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर बैठे जिससे मैं इतना पागल हो जाऊं कि नरसंहार कर दूं। शुरू में तो उसने सोचा कि वह अपने इस बड़े भाई को नजरअंदाज कर सकता है और आराम कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसने संभावित परिणामों के बारे में सोचा, उसका मन तुरंत सभी संभावित जोखिमों को दूर करो मोड में बदल गया। इसके बाद उन्होंने अपनी मां को अलविदा कहा, एवलिन को अपने अध्ययन कक्ष में छोड़ा और क्लारा के कमरे की ओर चल दिए। उसने दरवाजा खोलने के लिए दस्तक दी। उसी समय एक प्यारी लेकिन ठंडी आवाज गूंजी, कौन? तेरा भाई। उसने पलटकर चिल्लाया। कमरा खुलने से पहले ही तेज कदमों की आहट सुनाई दी और एक बेहद प्यारा चेहरा दिखाई दिया जो सामने खड़े व्यक्ति को देखकर एक चमकदार मुस्कान में बदल गया। डेविस ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यारी बहन, अगर तुम इतनी मेहनत करती रहोगी तो अंततः थककर चूर हो जाओगी। वह जानता था कि उसकी यह नटखट 7 साल की छोटी बहन बहुत शरारती थी। वह या तो अपने खाली समय में ज्ञान की खोज कर रही थी या उसे बढ़ा रही थी। हे, क्लारा ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ उसके थपथपाते हाथों को गले लगाया। उसने जवाब दिया, मुझे भाई से मिलना ही होगा। तुमने अब भी वह उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम मेरी बराबरी करने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन खुद पर इतना दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? डेविस ने अपना सिर हल्के से थपथपाया। मुझे पता है, मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगी। उसने अपना सिर ऐसे रगड़ा जैसे उसे सिर में दर्द हो रहा हो, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक प्यारा सा नाटक था। फिर उसने उसे देखकर प्यार से मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि वह उसके लिए बहुत प्यारी लग रही थी।
जहां तक उसे पता था, इतने समय तक अकेले साधना करने के बाद उसका स्वभाव थोड़ा शांत और ठंडा हो गया था। क्या यह अलौकिक सत्य दृष्टि रखने वाले का स्वाभाविक गुण था? वह नहीं जानता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा ही होगा। आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, ये तुम्हारे बड़े भाई अर्नेस्ट के बारे में है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्लारा के चेहरे पर भावविभोरता छा गई। बड़े भाई अर्नेस्ट? मैं उनसे पहले ही मिल चुकी हूँ। क्या आप उनसे पहले ही मिल चुके हैं? उनके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। क्लारा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पिताजी के कहने पर। उन्होंने मुझसे ये पता लगाने को कहा है कि बिग ब्रदर अर्नेस्ट उनका बेटा है या नहीं। जिस तरह से आप उनसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वे सचमुच हमारे बड़े भाई हों। डेविस को कुछ अस्पष्ट संदेह थे, लेकिन अब वे दूर हो गए। क्लारा ने आगे कहा, इतना ही नहीं, पिताजी ने मुझसे ये भी पता लगाने को कहा कि क्या बिग ब्रदर अर्नेस्ट ने हमारे लिए कोई योजना बना रखी है। वाह, हैरानी की बात है, वह सतर्क है। बहुत बढ़िया। डेविस के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। फिर उसने पूछा, नतीजा क्या रहा? पिताजी ने पूछताछ की और मैंने पुष्टि की कि वह कोई गंभीर साजिश नहीं रच रहा है। उसकी केवल एक ही साजिश थी, और वह थी हमारे शाही महल में खुलेआम घुसपैठ करके अपनी मां को बचाना। कितना सौभाग्यशाली है, अगर वो कोई मूर्खतापूर्ण काम करने की साजिश रचकर आया होता, तो मेरे पता चलने से पहले ही मर गया होता। उसने आह भरते हुए आंखें घुमाईं। उसके सारे निराधार संदेह धरे के धरे रह गए। उसे सचमुच खुशी थी कि उससे मिलने जाने से पहले उसने क्लारा से सलाह ली थी। शाबाश, तुम्हारा भाई कल उस लोक में प्रवेश करने जा रहा है। तुम्हें एक अच्छी बहन बनना चाहिए, अपनी छोटी बहन डायना और छोटे भाई एडवर्ड का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हाँ, एक उज्ज्वल उत्तर आया, जिससे वह फिर से मुस्कुरा उठा। उसने उसके प्यारे चेहरे को देखा और सोचा कि अगली बार जब वह उसे देखेगा, तब तक वह एक खूबसूरत महिला बन चुकी होगी। और हाँ, अपनी भाभी का भी ख्याल रखना। क्लारा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और नाखुशी में गुर्राई, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। हा, ठीक है, भाई ने तुम्हें परेशान कर दिया, अपना ख्याल रखना। दिल खोलकर हंसते हुए उसने उसके गाल पर एक चुंबन दिया और चला गया। क्लारा ने उसके जाने के बाद उसकी पीठ को देखा। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। फिर उसने कहा, एक दिन मैं भी भाई के पीछे उस लोक में जाऊंगी। उसकी आंखों में एक हल्की सी संवेदनशीलता झलक रही थी, जिसे देखकर किसी को भी पसीना आ सकता था। अध्याय 151, अर्नेस्ट के साथ टकराव। डेविस बड़ी सहजता से उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसने अपने तथाकथित बड़े भाई को पहले देखा था। वह इस स्थिति से निपटने के कई तरीके सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि अगर वह दूसरे पक्ष के साथ सख्ती से पेश आता है तो यह उसकी सीमा का उल्लंघन होगा। उस गलियारे में पहुंचकर उसने देखा कि अर्नेस्ट अभी भी उस दरवाजे के पास झुका हुआ था। चलिए पहले स्थिति का जायजा लेते हैं, डेविस ने मन ही मन सोचा और उसके पास गया। वह भी बेवजह अपने परिवार के इस सदस्य को नाराज नहीं करना चाहता था। अर्नेस्ट की शक्ल कुछ कुछ डेविस से मिलती जुलती थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसके छोटे काले बाल गर्दन तक आते थे। उसकी आंखें नीलम जैसी नीली थीं, जो नीले सागर की तरह चमकती थीं। उसका शरीर थोड़ा दुबला पतला दिखता था, और उसके थोड़े फटे पुराने आम लेकिन मर्दाना कपड़ों के साथ वह सड़कों पर चलने वाले किसी भी आम किसान जैसा लगता था। अर्नेस्ट है ना? डेविस ने उदासीन भाव से पूछा। अर्नेस्ट के चेहरे पर जटिल भाव थे। वह झुकना बंद करके आह भरी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, डेविस, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। बड़े भाई अर्नेस्ट। डेविस ने अपने चेहरे के भाव बदले बिना खुद को सुधारा। अर्नेस्ट अचंभित रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वह एक आम आदमी की तरह रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसके हाव भाव और व्यंग्य भरे शब्द किसी अमीर बच्चे को भी उससे लड़ने के लिए उकसाने के लिए काफी थे, लेकिन उसका ये छोटा भाई बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने छोटे भाई को हैरानी भरी निगाहों से देखा। आखिरकार उसने सोचा था कि उसका यह शाही भाई बहुत घमंडी होगा। कम से कम अपनी छोटी बहन क्लारा से पहली मुलाकात में उसे यही लगा था, जो उससे काफी रूखी थी। डेविस मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि उसका बड़ा भाई भी उसकी परीक्षा ले रहा है। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मैं बस इतना कहने आया हूं कि तुम इस शाही महल में रह सकते हो। मुझे और किसी बात की परवाह नहीं, बस हमारे खिलाफ कोई साजिश या षड्यंत्र मत रचो, वरना मैं तुम्हारी जान की गारंटी नहीं दे सकता। डेविस ने ठंडे लहजे में सीधे सीधे कहा, और जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अर्नेस्ट पर एक हल्का सा आत्मिक दबाव छा गया, जिससे उसकी हरकतें बुरी तरह से जकड़ गईं। मृत्यु का भय उसके शरीर पर मंडरा रहा था, और अर्नेस्ट ने घबराकर अनजाने में सिर हिलाया।
उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दलदल में गिर गया हो जो उसे एक गहरे गड्ढे में धकेल रहा हो। अदृश्य दबाव हटने के बाद उसने अपनी हरकतें फिर से हासिल कर लीं और निराशा की लहर उसके दिल में छा जाने के कारण उसने अपने दांत भींच लिए। खुद से निराश होकर उसने मन ही मन कहा, धिक्कार है। मैं उससे डटकर मुकाबला करना चाहता था। अगर मैं ये भी नहीं कर सकता तो इस जगह पर अपनी मां की रक्षा कैसे करूंगा। लेकिन अपने छोटे भाई के ठंडे चेहरे को देखकर वह थोड़ा कांप उठा, क्योंकि आखिरकार उसे उन दोनों के बीच शक्ति का अंतर समझ में आ गया। क्या यह मेरा छोटा भाई है? शाही परिवार के बारे में अर्नेस्ट की धारणा ये थी कि यह एक ऐसा संसार है जहां हर कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसे यह नहीं पता था कि वे बेहद एकजुट और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। अन्यथा वह अपने परिवार के सामने मैं अपनी मां की रक्षा करना चाहता हूं जैसी बातें न कहता। डेविस ने अर्नेस्ट के चेहरे के भाव देखे और यह निर्णय लिया कि शक्ति प्रदर्शन का ये तरीका उसे सही व्यवहार करने के लिए काफी है। फिर वह पास के दरवाजे की ओर बढ़ गया। अर्नेस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने दांत पीसते हुए हिम्मत जुटाकर चिल्लाते हुए कहा, रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? डेविस रुका और उसकी तरफ देखकर बोला, मैं अपनी सास को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूं। क्या आपको कोई समस्या है? अर्नेस्ट अवाक रह गया। उसने झट से एक बहाना सोचा, आप नहीं जा सकते। मां बीमार है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। डेविस, अंदर आ जाओ। कमरे के अंदर से एक आवाज आई जिससे अर्नेस्ट को अपना भाषण रोकना पड़ा। अपने पिता की आवाज सुनकर डेविस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अर्नेस्ट थोड़ा झिझका, लेकिन उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके पिता भी वहीं थे। डेविस के अंदर आने से ठीक पहले उसने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, शायद आपको मेरी मां महारानी से मिलने जाना चाहिए और आपके द्वारा पैदा की गई किसी भी गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए। आखिरकार हम आपके दुश्मन नहीं हैं। इसके बाद डेविस कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया, जिससे अर्नेस्ट हक्का बक्का रह गया और बाहर खुद से बुदबुदाता रहा, क्या मैं उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा था? कमरे के अंदर का हिस्सा उतना ही विशाल और आलीशान था जितना कि शाही महल के बाहर पाए जाने वाले किसी भी कुलीन निवास का होता है। एक दुर्बल सुंदर आकृति पलंग पर विश्राम मुद्रा में बैठी थी। एक पीला चेहरा, छोटी नाक और सूखे मखमली होंठ ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और डेविस की ओर देखा। वह अर्नेस्ट की मां थी। जब उसने उसे देखा तो उसके मन में एक अनजानी भावना उभर आई, जिसके कारण वह अपने दिल में एक जटिल भावना के साथ डेविस को देखने लगी। उसके लंबे काले बाल कमर तक पहुंचते थे, जबकि सिर पर कुछ सफेद बाल भी थे। वह बीमार लग रही थी, लेकिन उसकी त्वचा और शरीर धीरे धीरे सुधर रहे थे। उनकी कमजोर काया को देखकर डेविस को यकीन हो गया कि उनकी सास वाकई बीमार है। उसने मन ही मन राहत की सांस ली और अंततः चैन की सांस ली। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने उसे स्वस्थ होते देखा, बल्कि इसलिए था कि वह जल्द ही वहां से चला जाएगा और उसे पता नहीं होगा कि ये दोनों नए लोग भविष्य में कोई दुर्भावनापूर्ण साजिश रचेंगे या नहीं। अपने परिवार के साथ उनकी साधना के स्तर की तुलना करते हुए उसे पता था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन एवलिन की घटना के बाद उसके मन में एक स्पष्ट प्रकार की असुरक्षा की भावना घर कर गई, जिसके कारण अंततः वह हर उस चीज पर संदेह करने लगा जिस पर उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था। पिताजी, इसका क्या मतलब है? डेविस ने ठंडे स्वर में पूछा। लोगन उसके बगल में बैठा था और अपने हाथों से अपना सिर थामे हुए था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और असहाय भाव से डेविस की ओर देखा। तुम कह सकते हो कि वह मेरी औरत है और वह कल ही अपने इलाज के बाद होश में आई है। उस कमजोर सी दिखने वाली महिला के चेहरे के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी कमजोर मुस्कान आ गई, मानो वह उसे स्वीकार किए जाने पर बहुत खुश हो। तो फिर तुम इतने बेबस क्यों दिख रहे हो? डेविस ने असंतुष्टि से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खूब हंस रहा था। अपने पिता को धोखा देना उसे बहुत पसंद था। तुम्हें पता है, ये तुम्हारी माँ है, ये मुझसे बात नहीं करती। ये कहते हुए उसने उस बीमार सी दिखने वाली औरत की तरफ देखा। ये औरत मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्लेयर, ये मेरी प्रेमिका है। उसके जवाब से संतुष्ट होकर डेविस ने सिर हिलाया, लेकिन फिर झटकते हुए पूछा, इस महिला से आपका क्या मतलब है? क्या सास का कोई नाम नहीं होता? अध्याय 152, वायलेट। लोगन ने आह भरी और उसके बारे में बताया। वह वायलेट है, एक आम लड़की जो मुझे उस समय बेहद आकर्षक लगी जब मैं लोरेट साम्राज्य में घूम रहा था। मैंने उसके साथ एक बार प्रेम संबंध बनाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। उसके इस साहसी बयान को सुनकर वायलेट शर्म से लाल हो गई। उसने चादर पकड़ ली और शर्म से अपना चेहरा छिपा लिया, ये सोचते हुए कि वह अपने बच्चे के सामने किस तरह का भाषण दे रहा है। हम, सास जी,
अरे एक मिनट रुकिए, आप दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। डेविस एक और सवाल पूछने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक बात पर पड़ी। उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और जोर से सोचने लगा, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। वायलट के चेहरे का भाव बदल गया, उसने चादर छोड़ दी और आने वाले अपमान और तिरस्कार को सहने के लिए खुद को तैयार करने से पहले अपनी मुट्ठियां कमजोर ढंग से भींच लीं। वह स्वाभाविक रूप से राजपरिवार के बारे में जानती थी, जो घमंड से आम लोगों को नीचा देखता है। अब जब वह संयोगवश यहाँ आ गई थी, तो उसे पता था कि उसे गलत समझा जाएगा और अलग थलग कर दिया जाएगा। जब से मैं अंदर आया हूं, आप पूरी तरह चुप हैं, मिस वायलट। कुछ बोलिए। डेविस मुस्कुराया और धीरे से बोला। वायलट ने हैरानी से उसकी ओर देखा और उसके इरादे को समझने में उसे कुछ पल लगे। यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। उसने दांत भींचे और हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा नाम वायलट है। युवराज डेविस, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसकी आवाज दबी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को शर्मिंदा होने से बचाने की पूरी कोशिश कर रही हो। डेविस मन ही मन मुस्कुराया, ये सोचकर कि उसकी सास कितनी प्यारी है। इस दृश्य ने उसके मन से यह ख्याल पूरी तरह से निकाल दिया कि शायद ये माँ बेटा उसकी पीठ पीछे कोई साजिश रच रहे हों। अगर यह एक नाटक होता तो उसे वाकई उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करनी पड़ती। मिस वायलट, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपने अभी तक मेरे पिता से शादी क्यों नहीं की? डेविस ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि उसे लगा कि इस महिला के साथ ठंडा व्यवहार करना क्रूरता होगी। वायलट चुप हो गई। उसे बहुत सी चीजों से डर लगता था, और यह भी कि लोरेट परिवार एक बार विद्रोह के दौरान विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। तुमने मेरे पिता को ये क्यों नहीं बताया कि तुम उनके बच्चे की मां हो? डेविस ने सवाल करना जारी रखा, जबकि लोगन ने भौहें चढ़ा ली लेकिन रुका नहीं। वह भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, जिससे डेविस थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए सोचने लगा, क्या इस विषय पर बात करना वर्जित है? लोगन के बच्चे को जन्म देने के बाद से इन 17 सालों में कुछ भी हो सकता था। उदाहरण के लिए, वह किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना सकती थी। एक पल बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बारूदी सुरंग पर पैर रख बैठा हो। वह चला गया। अचानक एक उदास आवाज धीमी सी गूंजी, जिससे दोनों चौंक गए। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया? डेविस ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए पूछा। वायलट अचानक होश में आए और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। उसकी स्कर्ट पर एक आंसू गिरा और फिर उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की बौछार बहने लगी। वायलट भी उसके अचानक गुस्से से उतनी ही चौंक गई थी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वायलट ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को मलते हुए जल्दी से जवाब दिया। मिस वायलट, आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा सुखी जीवन जिए, तो आपको अपने प्रति ईमानदार रहना होगा। कृपया सच बता दीजिए। डेविस ने उसके बेटे का इस्तेमाल करते हुए उससे सच उगलवाने के लिए ये कहा। वह अच्छी तरह समझता था कि वह एक आम नागरिक होने के नाते अपनी स्थिति जानती है, इसलिए वह सम्राट को उसके गलत कामों के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। उसके शब्दों को सुनकर वायलट सिहर उठी। उसकी नम आंखों ने डेविस की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अब भी वही सौम्य मुस्कान थी जो कुछ कुछ उसके अपने बेटे की मुस्कान जैसी थी। इससे उसे कुछ हिम्मत मिली, क्योंकि उसके मन में अवचेतन रूप से यह ख्याल आया कि वह उसकी मदद कर रहा है। उसने अपने आंसू रोकने के लिए कुछ पल लिए और डेविस की ओर दृढ़ निगाहों से देखा, मानो पूछ रही हो, क्या मैं कर सकती हूँ? डेविस ने हल्के से सिर हिलाया, जिससे प्रेरित होकर उसने लोगन की ओर एक नजर डाली और फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं एक आलीशान रेस्टोरेंट में काम कर रही थी जब मेरी मुलाकात उससे हुई। उस समय मैं उस पर मोहित हो गई थी, और मैंने उसकी कोशिशों को नहीं रोका। मुझे लगा कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन अगले दिन वह ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि वह राजकुमार है। मुझे पता चलने से कुछ हफ्ते पहले तक मैं उसे ढूंढती रही कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। वह मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने बच्चे की परवरिश में पूरी मेहनत की। मैंने उसका नाम अनेस्ट रखा। जब मेरा बच्चा 2 साल का हुआ, तब मैंने उसे फिर से देखा। उसने एक बार फिर लोगन की तरफ देखा और अपने होंठ दबाए, लेकिन वह किसी और औरत के साथ था, जो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर, खूबसूरत और शालीन थी। उसे देखते ही मेरा सारा आत्मविश्वास टूट गया, खासकर जब मुझे पता चला कि वह राजकुमार है, तो मैं बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लोगन उसकी बातों पर पलकें झपकाती रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने आगे कहा, यह मैंने खुद चुना है, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। कुछ पल खामोशी से बीत गए।
डेविस ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और समझ गया कि यह एक और एक तरफा प्यार का मामला है। डेविस को देखते हुए वह अचानक बोली, जब मैंने सुना कि तुम एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिसने महाद्वीप को हिला दिया है, तो मुझे खुशी या दुख नहीं हुआ। मुझे तो ईर्ष्या ही महसूस हुई। मैं रो पड़ी और सोचने लगी कि काश मेरा बेटा ही उस विशाल सागर महाद्वीप को हिला देता। उसके चेहरे पर अपराधबोध के भाव आ गए। तभी मेरे पिताहीन बेटे को एहसास हुआ कि वह वर्तमान सम्राट का पुत्र है। उसने तुरंत कसम खाई कि वह मुझे न्याय दिलाएगा, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। तो आपके बेटे ने आपका वादा तोड़ दिया और आपको यहाँ ले आया। डेविस को उस पर दया के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह इस मामले के बारे में और अधिक जानना चाहता था। आप कह सकते हैं कि उसे मजबूर किया गया था, वायलेट ने व्यंग्यपूर्वक कहा। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? एक आदमी था जो मुझे अपनी औरत बनाना चाहता था। मैंने उसके सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में उसने मुझे धीरे धीरे जहर देकर मार डाला। वह इतना निर्दयी सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह मुझे हासिल नहीं कर सका। क्रोध में आकर मेरे बेटे ने उसे मार डाला और भाग गया। मुझे शाही महल के पास स्थित एक सराय में ले गया और फिर शाही महल में घुसकर पहले अपनी पहचान साबित की और उसके बाद मेरा इलाज करवाया। लोगन ने डेविस की ओर देखते हुए सिर हिलाया, मानो वह उसके आखिरी बयान की पुष्टि कर रहा हो। वाह! डेविस ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया। लगता है उसका बड़ा भाई वाकई मूर्ख नहीं था। अध्याय 153 प्रस्थान से एक दिन पहले। डेविस की अपने बड़े भाई के प्रति राय में स्पष्ट रूप से थोड़ा सुधार हुआ। जिस आदमी ने तुम्हें जहर दिया, मैंने उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है, लोगन ने ठंडे स्वर में कहा। डेविस ने आह भरी। अगर ऐसा होता तो उसे इस मामले की किसी भी वजह से चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने लोगन की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, जैसा आपने कहा था, मिस वायलेट की जिम्मेदारी लें और बाद में उनसे शादी कर लें। वायलेट की ओर मुड़कर उसने आगे कहा, मिस वायलेट, आपकी सारी चिंताएं निराधार हैं। मेरी माँ से इस बारे में बात करें और उनकी सहमति प्राप्त करें। मुझे यकीन है कि मेरी माँ इस बारे में अनुचित नहीं होंगी। हाथ जोड़कर उन्होंने थोड़ा झुकते हुए कहा, मैं कल जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब मैं घर लौटूंगा तो मेरा परिवार एकजुट होकर मेरा स्वागत करेगा। फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। लोगन ने दृढ़ चेहरे के साथ सिर हिलाया क्योंकि वह समझ गया था कि उसका बेटा क्या कहना चाह रहा है। वायलेट उसके स्वभाव और परिवार के प्रति उसकी चिंता को देखकर चकित रह गई। उसे उस समय उससे ईर्ष्या करने के लिए खुद पर बेहद शर्म आ रही थी। जब डेविस मुड़कर जाने लगा तो उसने अपने पिता को एक संदेश भेजा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने नीच हो। किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाकर ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोगन का चेहरा बिगड़ गया और उसके भाव एकदम विकृत हो गए। फिर उसने जल्दी से एक संदेश भेजा, मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह गर्भवती हो जाएगी। ये गर्भवती होने का मामला नहीं है। तुमने उसके प्यार का फायदा उठाया और ऐसा काम किया जो तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था। तुमने न सिर्फ उसे गर्भवती छोड़ा बल्कि उसे पूरी तरह से भुलाकर उसे त्याग दिया। यही कड़वा सच है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कम से कम मैं उस इंसान को कभी नहीं भूलती जिसके साथ मैंने प्यार किया हो, जीवन में एक बार भी नहीं। डेविस ने ठंडे लहजे में उसकी तरफ देखा और दरवाजा बंद करके तुरंत चली गई। लोगन उसके कठोर शब्दों से चुप हो गया। वह स्वयं जानता था कि वह स्त्रियों के प्रति कमजोर है, जिसके कारण वह अपनी युवावस्था में स्त्री लोभी बन गया था। उसने अपनी जवानी के दौरान कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपनी वासना को संतुष्ट किया, लेकिन उसने कभी भी उनसे प्यार करने या अपने संबंधों को समृद्ध बनाने पर ध्यान नहीं दिया। क्लेयर से मिलने से पहले उसे प्यार का सच्चा अर्थ पता नहीं था, एक ऐसा अनुभव जो उसने पहले कभी नहीं किया था। इस अनुभव ने उसे किसी भी महिला की ओर न देखने पर मजबूर कर दिया, जिससे वह अनजाने में अपने पिछले प्रेम प्रसंगों को भूल गया। मैं सचमुच एक नीच इंसान हूँ, उसने धीमी आवाज में आह भरते हुए कहा। उसने वायलेट की तरफ देखा और अचानक उसे अपराध बोध हुआ, जो उसे अब तक महसूस नहीं हुआ था। अरे सम्राट, आपका बेटा कितना समझदार है। वायलेट को यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि डेविस केवल 11 साल का था। आह, वह मेरा गौरव है, लोगन ने आह भरते हुए कहा। वह ये बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि उसका बेटा उससे कहीं ज्यादा समझदार है, पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसने मान लिया था कि उसका बेटा पुनर्जन्म लिया हुआ प्राणी है। वह अचानक खड़ा हो गया और उसकी दमदार आवाज उसके कोमल हृदय में गूंज उठी, वायलेट, मुझे पता है मैंने तुम्हें कितनी कठिनाइयां और परेशानियां दी हैं। मुझे जिम्मेदारी लेने दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
अपने लहजे से दृढ़ संकल्प प्रकट करने के लिए उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए अपने शब्दों को फिर से दोहराया, नहीं, कृपया मुझसे शादी करो। वायलट की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल बेहद खुश हो गया। फिर उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उससे कहा, क्या हमें आपकी महारानी की सहमति नहीं लेनी चाहिए? लोगन एकदम स्तब्ध रह गया, फिर उसने जल्दी से खुद को संभाला और जवाब दिया, मैं उससे माफी मांगूंगा और तुम उससे कहो कि मैं जिम्मेदारी स्वीकार करूं। ऐसा करने से ही हमारे बीच शादी की संभावना बनेगी, मुझे जिम्मेदारी स्वीकार करने का मौका मिलेगा। वायलट का चेहरा बदल गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो युवक पहले किसी बात की परवाह नहीं करता था, अब जिम्मेदारी को लेकर इतना चिंतित है। तुम बदल गए हो। उस समय तुम आजाद थे, किसी बंधन में नहीं बंधे थे। मैं समझती हूँ, मुझे उसकी सहमति लेनी होगी। वायलट ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कहा। उसे थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि वह उसे एक जिम्मेदारी समझता था, प्रेमिका नहीं। उसने चुपचाप खुद को यह समझाकर दिलासा दिया कि समय के साथ उसके मन में उसके लिए प्यार विकसित हो सकता है। ठीक है, तो आराम करो। डेविस को विदा करने के बाद हम कल उससे मिलने जाएंगे, लोगन ने धीरे से कहा। क्लेयर के प्रति अपने प्रेम के कारण अचानक प्रकट हुई इस महिला के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। अल्पविराम। डेविस के कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने अपने बड़े भाई की ओर तिरछी नजर डाली और जाने से पहले अपने मुंह को थोड़ा सा हिलाया। अनेस्ट ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपने मुंह की हरकत को दोहराते हुए धीरे से बुदबुदाया, अपनी मां का ख्याल रखना। मुझे ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन अगर आपने ये नहीं भी कहा होता तो भी मैं अपनी मां का ख्याल रखता। धीरे धीरे खुद से बुदबुदाते हुए उसे कहीं न कहीं ये एहसास हुआ कि उसने शाही परिवार को इतने समय तक गलत समझा था। डेविस मुस्कुराते हुए चला गया और उसे लगा कि शायद उन सबके बीच कुछ गलतफहमी दूर हो गई है। उसने आह भरते हुए सोचा, उफ, इतना बड़ा परिवार संभालना तो सिरदर्द ही है। अब उसे कुछ हद तक समझ में आ रहा था कि इस साधना जगत के निवासी अपने बच्चों के प्रति इतने क्रूर क्यों होते हैं। उसे लगता था कि इसका कारण यह है कि उनके बहुत सारे बच्चे होने के कारण वे उनकी परवाह करना छोड़ देते हैं और उन्हें अपने लाभ बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में देखने लगते हैं। इस मामले के बारे में सोचते सोचते वह आखिरकार अपने अध्ययन कक्ष में पहुंचा और दरवाजा खोलते ही अंदर गया तो उसने देखा कि एक महिला मनमोहक मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रही थी, जिससे एक पल के लिए उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसने उसके चेहरे की ओर देखा, जो उस समय जैसा लग रहा था जब वह उससे पहली बार मिला था, एक शातिर और मोहक मुस्कान जो पुरुषों के दिलों को पिघला सकती है। उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकली और वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं तुमसे कह रहा हूं, डेविस, अपना होश संभालो, उससे मत खो। इस तरह की मुस्कान तबाही को न्योता देती है। हालांकि उसकी एक भुजा कट गई थी, फिर भी जब उसने चोगा पहना हुआ था तो उसकी स्वाभाविक परिपक्व उपस्थिति में जरा भी कमी नहीं आई थी। वापस स्वागत है, पतिदेव। उसके लाल होठों से एक मादक आवाज गूंजी जिससे वह थोड़ा कांप गया। उसने गहरी सांस ली और फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे चिढ़ाना बंद करो एवलिन, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उसके गालों पर एक स्वस्थ लालिमा फैल गई और उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलकने लगी, जिससे वह और भी अधिक आकर्षक लगने लगी। अध्याय 154, प्रस्थान। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, डेविस ने पास आते हुए कहा। उसकी निगाहें कहीं और थीं। जिस औरत से वह प्यार करता था, उसे पाने की उसकी इच्छा पर वह काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मौजूदा उम्र उसके लिए एक अनावश्यक बाधा थी। एवलिन गंभीर हो गई और उसने उससे चिढ़ाना पूरी तरह बंद कर दिया। मुझे पता है तुम उस जगह जा रहे हो, है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि बस उस जगह जाओ और वापस आ जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। डेविस का चेहरा गंभीर हो गया। ध्यान से सुनो, मैं उस जगह जा रहा हूं और उन सभी दुश्मनों का सफाया करूंगा, फिर अंत में गुप्त प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा। क्या? उसे दिल में एक जबरदस्त झटका लगा, जिससे वह पल भर के लिए डर से कांप उठी, उसे खोने का डर। चिंता मत करो, मैं कुछ समय वहां घूमूंगा और कुछ वर्षों बाद वापस आऊंगा, डेविस ने जल्दी से जवाब दिया। कई साल बाद? वह अनमने ढंग से सोचते हुए बुदबुदाए, कितने साल होंगे? उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उसने उसके कोमल कंधों को थाम लिया और कहा, मैं समझता हूं कि मैं अनुचित व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा करनी होगी। अपनी तल्लीनता से बाहर आते हुए उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं अनंत काल तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। नम आंखों में हल्के आंसू आ गए और उसने आगे कहा, बस
कृपया जिंदा वापस आ जाओ। उसकी नम आंखों को देखकर उसने उसे कसकर गले लगाया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं करूंगा। उसकी नम आंखों से एक आंसू बह निकला। इस तरह की अचानक मिली खबर उसके लिए असहनीय थी। वह चीखना चाहती थी, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, लेकिन उसकी दृढ़ आवाज सुनकर वह ऐसा नहीं कर सकी और न ही उसके मन में इतनी हिम्मत थी कि वह उसके साधना पथ को रोक सके। जब उसके मालिक उसे ले जाने आएंगे तो होने वाले अलगाव के लिए वह पहले से ही तैयार थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। उसका दिल इतना नाजुक था कि उसे लगा मानो अलगाव के भारीपन से वह चकनाचूर हो जाएगा। आखिरकार परिवार से दूर भेजे जाने के बाद वही उसका भावनात्मक सहारा था। मैं कसम खाता हूं कि मैं एक दिन तुमसे शादी करने के लिए जरूर वापस आऊंगा। डेविस ने एक बार फिर घोषणा की, जिससे उसके कांपते शरीर को कुछ राहत मिली। वह जानता था कि यह जुदाई उसके लिए बहुत कठिन हो सकती है। यहां तक कि उसे भी एवलिन को इस जगह पर अकेला छोड़ने के विचार से बहुत दुख हुआ, लेकिन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसके पास इस भावना को सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एवलिन ने होंठ दबाते हुए सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम वापस आओगे मैं और मजबूत हो जाऊंगी। बिल्कुल सही। यह एहसास होते ही डेविस ने उसे अपने आलिंगन से छोड़ दिया। उसकी आवाज से अचानक चौंक जाने के कारण वह असमंजस में पड़कर उसकी ओर देखने लगी। अपनी साधना को शरीर रूपांतरण स्तर तक ले जाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करो। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा शरीर नया रूप ले लेगा, जिससे तुम्हारी भुजा फिर से उगाएगी। एवलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन कैसे? मेरे ता डेविस ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, मेरा परिवार तुम्हारी साधना के लिए संसाधन मुहैया करा सकता है। तुम्हें बस शरीर रूपांतरण अवस्था तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना है, और जब तक तुम इसे प्राप्त कर लोगी मैं वापस आ जाऊंगा। क्या कहती हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आंखें चौड़ी करते हुए वह थोड़ा कांप उठी। ये ठीक नहीं है। मैं आपके परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। चुप रहो। क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? मेरी बात मानो और शारीरिक रूपांतरण की अवस्था तक पहुंचो, तब मैं तुमसे शादी करने वापस आऊंगा। उसने अपनी उंगलियों से उसकी ठोड़ी उठाते हुए कहा। एवलिन उसके नजदीकी चेहरे को देखकर चौंक गई। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और लालसा भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए पूछा, सच में? मैं वादा करता हूं। डेविस ने उसकी नम आंखों की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। फिर एवलिन ने अपने गुलाबी होठों को खोलते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने तुरंत अपने होठों से उसके होठों को चूम लिया और लालच से चूमते हुए उसके स्वाद का आनंद लिया। कुछ ही क्षणों बाद दोनों के चेहरे पसीने से तरबतर हो गए थे। उसके मनमोहक चेहरे को देखकर उसे लगभग पिछली बार की तरह अभी इसी वक्त उसके साथ बिस्तर पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऐसे विचारों को मन से निकाला और कहा, मैं अपने आधे से अधिक संसाधन तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। इससे तुम्हें प्रथम श्रेणी की प्रतिभा विकसित करने के अधिक अवसर मिलेंगे। एवलिन ने संकोच से उसकी निगाहों में देखते हुए सिर हिलाया और फिर नजरें हटा लीं। संभवतः वह जानती थी कि वह उसके अनुरोधों या प्रस्तावों का विरोध तभी नहीं कर सकती थी जब वह खुद उसे चाहता हो। अल्पविराम। अगले दिन डेविस ने यात्रा के लिए आवश्यक कई चीजें तैयार की और अपने परिवार से एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहा। लोगन, क्लेयर, वायलेट और सभी लोग उन्हें विदाई देने के लिए शाही महल के ऊपर बने चबूतरे पर खड़े थे। वह सुनहरे सींग वाले वाइवन के बगल में खड़ा हो गया और उसकी गर्दन को सहलाने लगा, जिससे वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह मुस्कुराया और अपने पीछे खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला, एवलिन, क्लारा, मुझे लगता है अब अलविदा कहने का समय आ गया है। एवलिन ने उसकी ओर देखते हुए अपने होंठ दबा लिए। वह आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया, जिससे डेविस व्यंग्यात्मक हंसी हंस पड़ा। एक हल्की सी आह भरते हुए उसने पूछा, याद है मैंने क्या कहा था? एवलिन ने उसकी बाहों में सिर हिलाते हुए ओम की आवाज निकाली। क्लारा की ओर देखते हुए उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हमारे परिवार का ख्याल रखना, क्लारा। ये काम सिर्फ तुम ही बखूबी कर सकती हो। क्लारा ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन गले मिलते देख उसके चेहरे पर कुछ नाराजगी के भाव दिखाई दिए। डेविस, सबसे पहले तुम्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बेवजह लोगों को नाराज मत करो। हर अहंकारी व्यक्ति बेवजह तुम्हें उकसा सकता है, बस जब तक तुम मजबूत न हो जाओ ऐसे लोगों को नजरअंदाज करो। पीछे खड़ी क्लेयर ने चिंता से कहा, मुझे पता है माँ, आपने मुझे अपनी दुनिया के बारे में काफी कुछ बता दिया है। जब क्लेयर की मुहर खुली तो उसने अपनी दुनिया के बारे में बताया और इतनी सारी बातें बताईं कि थोड़े समय के उत्साह के बाद वे उससे ऊब गए।
फिर उसने अपने पिता को सिर हिलाकर अभिवादन किया और उसके पिता ने भी गंभीरता से सिर हिलाकर जवाब दिया। पुरुष होने के नाते वे दोनों एक दूसरे के इरादे को अच्छी तरह समझ गए थे। डेविस ने धीरे से हंसते हुए उन दोनों को छोड़ दिया और गोल्डन हॉर्न वाइवरन पर कूद गया, जिससे वाइवरन ने आसमान में जोर से दहाड़ मारी। राग गोल्डन हॉर्न वाइवरन धमाके के साथ उड़ान भरी और काफी धीमी गति से उड़ने लगा, जबकि डेविस दूर जाते हुए अपने परिवार को अलविदा कहता रहा। बिछड़ने के कारण क्लेयर और एवलिन की आंखें नम हो गईं, जबकि क्लारा के चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। एक हाथ ने धीरे से क्लेयर को उसकी पीठ से गले लगाया, जिससे उसे कुछ गर्माहट का एहसास हुआ, हालांकि उसे लगा कि यह काफी अनुचित था। कृपया मेरी बात सुनो, लोगन ने उसे गले लगाते हुए फुसफुसाया। क्लेयर ने गहरी सांस लेते हुए चुपचाप सिर हिलाया। अध्याय 155 पहली परत में प्रवेश। यात्रा के दौरान एक महीना पलक झपकते ही बीत गया। डेविस ने उस पर्वतीय भूभाग को देखा जो पूरे क्षेत्र को घेरे हुए था। ये पहाड़ियां लगभग 3000 मीटर ऊंची थीं, जो आकाश में बहुत ऊंची उठती हुई वातावरण में मंडराते बादलों की आड़ में खड़ी थीं। ये जगह शांत और मनोरम लग रही थी, बिल्कुल किसी अन्य लुभावनी जगह की तरह। साथ ही पहाड़ों के बीच कई घाटियां भी थीं, जो इसे एक छिपने की जगह या यहाँ तक कि साधना के लिए गुफा बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाती थीं। लेकिन ये स्थान आम जनता के लिए वर्जित था, क्योंकि इसमें गुप्त मार्ग थे जो महाद्वीप के दूसरी ओर ले जाते थे। असल में ये जगह जादुई जीवों से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन वे जीव कहीं भी नजर नहीं आए। फिलहाल ये स्थान आकाश में इधर उधर भागते और उड़ते हुए मानव आकृतियों से भरा हुआ था। अनेक लोगों ने डेविस की आकृति पर नजर डाली और उसके उड़ने वाले वाहन गोल्डन हॉर्न वाइवरन को देखकर अचंभित रह गए। गोल्डन हॉर्न वाइवरन के चेहरे पर घमंडी भाव था। उसे मिल रहे ध्यान से वह बेहद गर्वित था, जिसके कारण उसने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए दूर तक जोर से दहाड़ मारी। उस गर्जना की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी और वह उस स्थान तक पहुंची जहां ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के शीर्ष 200 विजेता एकत्रित थे। इस बात को लेकर हंगामा मच गया कि आखिर कौन इतना दुस्साहस करेगा कि गार्जियन एलायंस के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, जो अंततः इस स्थान की रक्षा करता है और इसका मालिक है। जब उन्होंने आकाश में उड़ते हुए सुनहरे सींग वाले वायवन को देखा, तो वे तुरंत चुप हो गए, क्योंकि वे समझ गए थे कि चौथे चरण के उस जादुई जानवर पर कौन सवार था। हा, गुप्त द्वार खुलने का समय लगभग हो गया है और मैं सोच रही थी कि ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में प्रथम स्थान जीतने वाला कहाँ है। सम्राट रूथ ने जोर से चिल्लाते हुए हंसा, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। जब कुलीन युवाओं ने पूरे इलाके के चारों ओर रोशनी से जगमगाती संरचनाओं को देखा, जो महाद्वीप के दूसरी ओर से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए तैयार थीं, तो वे पहले से ही काफी घबराए हुए थे। सुनहरे सींगों वाला वायवन तेजी से भीड़ के सामने उतरा और उसने अपनी राजसी उपस्थिति का प्रदर्शन किया। डेविस उससे नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को सहलाया। उसे उससे काफी लगाव महसूस होता था, क्योंकि अतीत में कई बार उसने उसका और एवलिन का मजाक उड़ाया था, जिससे वह हर बार शर्मिंदगी से कराहते हुए हंसता था। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इस सुनहरे सींग वाले वायवन ने उसके साथ उसके रिश्ते को काफी हद तक मजबूत करने में मदद की। उसने मुट्ठी के आकार की एक गोली निकाली, जिसे देखकर वह उत्तेजित होकर दहाड़ उठा। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और गोली को देखकर लार टपकाने लगा। उसकी आंखें जोश से उसे घूर रही थीं। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने गोली खिलाई, जिससे उसने उसे निगल लिया और थोड़ा कांपने लगी। अतिरिक्त ऊर्जा के कारण, जिसे वह पचा नहीं पा रहा था, उसका शरीर और पंख चमकने लगे और वह तेजी से कुछ इंच लंबा हो गया। डेविस ने इसे निम्न स्तरीय स्काई ग्रेड वेन वाइवरन पिल खिलाई, जो वाइवरन को लगभग 50% की मामूली संभावना के साथ 5वें चरण में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है। स्वर्ण सींग वाले वायवन ने अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि महसूस करते हुए परमानंद से चीख मारी। कुछ मिनटों के अंतराल में वह अंततः आध्यात्मिक प्राणी अवस्था के शिखर पर पहुंच गया। डेविस ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही फिजूल खर्ची थी। डेविस को गोली बनाने की विधि लोरेट परिवार के खजाने में मिली, जहां वह इन 7 वर्षों के दौरान 1 से अधिक बार जा चुका था। 1 महीने तक उसकी पीठ पर यात्रा करते हुए उसने बिना आराम किए उसे अविश्वसनीय रूप से तेज गति से यात्रा कराई। उसने इसे सिर्फ एक बार आराम करने के लिए रोका और उसी मौके का फायदा उठाकर यह गोली बनाई। यह एक तरह से विदाई का तोहफा था। वापस जाओ कामुक लड़के, तुम्हारे जैसे कई लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने उसके सिर पर मारते हुए कहा। उसने कृतज्ञता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और ऊपर उछलकर मनराने लगा। कभी न कभी फिर मिलेंगे, डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा।
उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बार फिर दहाड़ते हुए दूर उड़ गया। डेविस ने आह भरी और मन ही मन सोचा, इसके साथ मैं फिर से बिल्कुल अकेला हो गया हूं। उस समय की परिचित आकृतियों को देखते हुए वह दर्शकों के पास गया। उसका चेहरा उदासीन भाव से भर गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, लगता है मैं समय पर आ गया था। खैर, आप ऐसा कह सकते हैं। गुप्त प्रवेश द्वार खुलने में लगभग 1 घंटा बाकी है। सम्राट एस्टन ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रवेश द्वार एक चमकदार रोशनी से ढका हुआ था, जिसके कारण वह इधर उधर लहराते हुए विकृत सा दिख रहा था। डेविस ने प्रवेश द्वार की ओर देखा और उस रहस्यमय दृश्य को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या ये कोई स्थानिक द्वार है? उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या है, लेकिन उसे यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। ऊपर उस जगह को देखो जहां किलेबंदी की कड़ी सुरक्षा है। वहीं हमारी लड़ाई होगी, सम्राट क्लेमोर ने गंभीर भाव से कहा और पास ही स्थित एक गहरी खाई वाली पहाड़ी की ओर इशारा किया। डेविस ने उसकी ओर सिर हिलाया, लेकिन उसे एक आत्मा संदेश भेजा जिससे उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस घटना के बारे में कुछ नहीं पूछा है और बदले में मैं किसी भी प्रकार की प्रतिशोध की अपेक्षा नहीं करता। यदि मुझे पता चलता है कि उन दोनों महिलाओं के माता पिता बदला लेने जैसी कोई संदिग्ध हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस महाद्वीप में क्लेमोर परिवार के आधे सदस्यों के अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति में मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। गलत मत समझिए, यह कोई धमकी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सम्राट क्लेमोर के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। वह चिल्लाकर कहना चाहता था कि डेविस कितना धृष्ट है, लेकिन अवचेतन रूप से उसे यह भी महसूस हो रहा था कि डेविस का कद उससे नीचा है क्योंकि उसके पीछे एक गुरु मौजूद है। उन्हें इस तथाकथित वरिष्ठ व्यक्ति से एक अस्पष्ट भय भी था, जिसके कारण उन्होंने अनिच्छा से उसकी चेतावनी पर सिर हिलाया। लेकिन फिर भी वह इस बात से काफी खुश था कि वह बुजुर्गों को इस गड़बड़ से पीछे हटने के लिए मनाने में कामयाब रहा, क्योंकि गलती शुरू से ही उन्हीं की थी। लेकिन सबसे मुश्किल काम उनके 9वें भाई को, जो उन दोनों महिलाओं के पिता थे, पीछे हटने के लिए मनाना था, जो आखिरकार उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए काफी धन देने का वादा करने के बाद किया। इसके बाद डेविस ने सम्राट रॉस की ओर देखा और उन्हें एक संदेश भेजा, जिसमें जवाब की परवाह न करते हुए लिखा था, उस महिला हाना रॉस को कह दो कि वह यहाँ से चली जाए और फिर कभी मेरी आंखों के सामने न आए। भले ही उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरी एवलिन की जान बचाई हो, फिर भी वह उस समूह का हिस्सा थी जिसने उसकी हत्या की साजिश रची थी। सम्राट रॉस के चेहरे का भाव बदल गया और उन्होंने केवल नाखुशी से हम की आवाज निकाली। उन्हें लगा कि अगर हाना उनकी बेटी होती तो उनका व्यवहार अलग होता। अध्याय 156 गुप्त मार्ग में प्रवेश करना। डेविस अंततः विभिन्न साम्राज्यों के कुलीन युवाओं के सामने खड़ा हुआ और एक परिचित आकृति पर नजर डाली जिसने उसके दिल में एक जटिल भावना को जन्म दिया। काफी परेशान महसूस करते हुए वह लगातार अगल बगल देखता रहा और अपने मन में अभिजात वर्ग के चेहरों को नोट करता रहा। इसके बाद वह इस जगह की मालिकी को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ गया और उन 4 सम्राटों के पास पहुंचा जो इस जगह की रक्षा के लिए यहाँ मौजूद थे। साथ ही साथ कई घुमंतु चौथे चरण के शक्तिशाली योद्धा भी उसके साथ थे। डेविस ने भी उन सभी के चेहरों पर एक नजर डाली और उन्हें अपने मन में अंकित कर लिया। अगर उसकी आत्मा थोड़ी और शक्तिशाली होती तो वह अपनी मृत्यु बोध शक्ति का उपयोग करके उनके नाम भी जान लेता। हालांकि वह जानता था कि उसकी आत्मा 5वें चरण के आत्मा साधक के बराबर हो सकती है, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था कि उसकी मृत्यु की अनुभूति किसी गुप्त विशेषज्ञ द्वारा पता लगा ली जाएगी जो जासूसी में माहिर हो। आखिरकार ये जगह पूरे महाद्वीप के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों से भरी हुई थी और वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। विशेषज्ञों ने नाखुशी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि वे जानते थे कि यह बच्चा कौन है, फिर भी वे एक कनिष्ठ व्यक्ति को अपने ही स्तर के विशेषज्ञ की तरह उनके पास आते देखकर काफी असहज महसूस कर रहे थे। फिर भी उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे उस रहस्यमय वरिष्ठ, उसके गुरु से काफी डरते थे। महाराजों, मैं अपने पिता की ओर से क्षमा चाहता हूं कि मैं यहां आकर अपना बचाव करने में असमर्थ हूं, डेविस ने हाथ जोड़कर कहा। सम्राट रॉस और सम्राट क्लेमोर ने इस मौके का फायदा उठाकर उनका अपमान करने और उनसे बदला लेने के बारे में सोचा, लेकिन सम्राट एस्टन ने बीच में ही रोक दिया और कहा, कोई बात नहीं राजकुमार डेविस, आपके पिता तकनीकी रूप से अभी भी गार्जियन एलायंस के सदस्य नहीं हैं और इसलिए उन्हें यहाँ रहने की कोई बाध्यता नहीं है। डेविस ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा आभारी महसूस किया, लेकिन साथ ही इस बात को लेकर भी असमंजस में था कि अब जब वह उसका दामाद नहीं रहा तो भी वह उसका समर्थन क्यों कर रहा है। बिल्कुल सही राजकुमार डेविस, आपको बस उन कमीनों को खत्म करने पर ध्यान देना है।
आक्रामक स्वर में कहते हुए सम्राट रूथ ने कुलीन युवकों की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, सुनो नौजवानों, जैसे ही तुम उस जगह में प्रवेश करो, याद रखना कि आपस में लड़ना मत। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करना, लेकिन पीठ पीछे छुरा मत भोंकना। तुम सब हमारे महाद्वीप का हिस्सा हो। इस प्रयास के लिए अपने पूर्वाग्रहों और दुश्मनी को एक तरफ रख दो और जीत हमारी होगी। युवकों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, मानो वे समझ गए हों, लेकिन कौन जानता है कि वे इस समय किस तरह की साजिश रच रहे थे। तारांकन धमाका। तारांकन पहाड़ी की गहरी खाई से अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। सम्राटों के चेहरे घबराहट से भर गए और वे सब एक साथ चिल्लाए, अपनी संरचना को मजबूत करो। जैसे ही आकाश का रंग चटक कर रंगीन हो गया, पहाड़ों में मौजूद असंख्य आकृतियां चमक उठीं और उनकी रोशनी जमीन पर प्रतिबिंबित होने लगी। सभी विशेषज्ञ ऊपर की ओर उड़ गए और उन्होंने संरचनाओं में अपनी अपनी स्थिति ले ली, साथ ही घाटी के कोनों की कड़ी सुरक्षा भी कर ली। हा, मैंने कर दिखाया। वह एक दुबली पतली आकृति खाई से निकली और जोर से हंसने लगी। तभी अचानक उस पर बिजली गिरी और वह आकृति झुलस गई। कुछ और आकृतियां उभरकर सामने आईं, जिन्हें बिजली की गति से उत्पन्न हुई आकृति ने मार गिराया। जले हुए पुतलों को देखकर सभी युवक दुश्मनों की बेवकूफी पर जोर से हंस पड़े। चुप रहो, ये तो सिर्फ गुलाम है, दुश्मन की ताकत का तो ये 5वां हिस्सा भी नहीं है। सम्राट रूथ हंसी की आवाज सुनकर गुस्से से चिल्लाई, जिससे युवक एक पल के लिए डर से सुन्न और चुप हो गए। डेविस ने अचानक देखा कि उनके बगल में विकृत गुफा उन्माद में कांप रही है। ओए, क्या उसने यह नहीं कहा था कि लगभग 1 घंटा है? विशेषज्ञों ने भी इसे देखा और चिल्लाए, गुप्त प्रवेश द्वार खुल गया है। अंदर जाओ और उन कमीनों का सफाया कर दो। ध्यान रखना, सही सलामत वापस आना। यदि संभव हो तो दूसरी तरफ जाने का रास्ता ढूंढो। इस जगह की रखवाली कर रहे विशेषज्ञों की ओर से जोर जोर से आवाजें गूंज उठी। युवकों ने सिर हिलाया, लेकिन अनौपचारिक रूप से डेविस की ओर देखा, जिससे डेविस ने अपनी आंखें घुमा लीं। अचानक एक आकृति गुफा की दिशा में तेजी से भागी, जिससे बाकी लोग भी उसका पीछा करने लगे। डेविस ने शर्ली की ओर देखा, जो भीड़ को गुफा में ले जा रही थी। फिर उसने देखा कि वे सभी एक एक करके गुफा में गायब हो गए। एक हल्की सी आह भरते हुए उसने आखिरकार अपने घर की दिशा में पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन विदाई दी। एक ही कदम में वह गुफा के भीतर घुस गया और अंदर जाते ही उसकी आकृति भी गायब हो गई। उसके शरीर में हल्की सी बेचैनी हुई, जिससे उसने गहरी सांस ली। उसने अपने सामने के क्षेत्र का जायजा लिया तो पाया कि अधिकांश युवक दर्द से कराहते हुए गिर पड़े थे, हालांकि कोई भी बेहोश नहीं हुआ था। लगता है जिस अंतरिक्ष सुरंग से हम आए थे वह थोड़ी अस्थिर थी। डेविस ने आगे कदम बढ़ाते हुए सोचा और अपने पास गिरे हुए होश में आ रहे युवकों के पास से गुजर गया। उसने आगे एक खूबसूरत महिला को देखा जो माथे की मालिश कर रही थी ताकि उसके दर्द को कम किया जा सके। अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए वह उसके पास से गुजरा और संकरे रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। आसपास का पूरा इलाका काले पत्थरों और दीवारों से भरा हुआ था, जबकि केवल शुरुआती क्षेत्र ही क्लब की मशालों से जगमगा रहा था, जो इतनी तेजी से जल रही थी मानो वे अनंत काल तक कभी बुझती नहीं रहेंगी। रुको, जटिल भावनाओं से भरी एक आवाज उसके कानों में गूंजी। डेविस ने ठंडेपन से उसकी ओर देखा, उसकी आवाज में उदासीनता झलक रही थी। क्या? शर्ली ने बेबसी में अपने होंठ काट लिए। उसके जाने के बाद उस 1 महीने के दौरान वह उसके बारे में बहुत सोचती रही, इतना कि उसके शाही पिता को उसके जीवन पर संदेह होने लगा। थोड़ी सी निजी छानबीन के बाद उसके शाही पिता को पता चल गया कि उसने चुपके से गार्ड क्लेमोर की हत्या कर दी थी। उसके इस कृत्य से क्रोधित होकर उन्होंने उससे गुप्त रूप से मुलाकात की और उसे जमकर फटकारा। जब उसने घटना के बारे में पूछा तो उसके पास अपने पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए कि गार्ड क्लेमोर के साथ उसका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था, घटनाओं का खुलासा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने इसे ठीक से नहीं समझाया होता तो यह एक बहुत बड़ा मामला बन जाता। वहीं दूसरी ओर अगर उसने समझाने का विकल्प नहीं चुना होता तो वह अपने पिता का विश्वास खो देती। घटनाओं के बारे में सुनकर उसके पिता ने आह भरते हुए सिर हिलाया और उसे एक वाक्य कहकर विदा किया, जिसने उस दिन उसे रुला दिया, ये सब तुम्हारे अपरिपक्व स्वभाव का परिणाम है। अध्याय 157 उपद्रव। चलो साथ चलते हैं। बेबसी महसूस करते हुए शर्ली ने वो शब्द बोल दिए जो उसने उसे बाहर देखने के बाद से अपने मन में दबाए रखे थे। डेविस ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह पीछे मुड़ा और उसे जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ने लगा। शर्ली ने उदासी में व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। वह जानती थी कि वह उससे नफरत करता है,
जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन असहाय महसूस करने से कहीं अधिक उसे अन्याय का एहसास हुआ। शर्ली ने थोड़ी उलझन भरी आवाज निकाली और उसकी ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। क्या तुम नहीं आ रही हो? डेविस ने ठंडी आवाज में उससे पूछा, जिसमें अभी भी उदासीनता झलक रही थी, मानो वह किसी अजनबी से पूछ रहा हो। वह एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर उसके चेहरे पर, जिस पर तब से कोई सच्ची मुस्कान नहीं दिख रही थी, अनजाने में ही एक उज्ज्वल मुस्कान खिल उठी। डेविस ने अपनी नज़र उससे हटा ली और फिर से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अपने पीछे तेजी से आते कदमों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से आह भरी और अपना सिर थोड़ा हिलाया। एवलिन की चोट का कारण और साथ ही अकारण भी रही इस महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। वह जानता था कि वह उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है, और जब उसने उस पर इतनी प्यारी मुस्कान बिखेरी तो उसे यह और भी अधिक महसूस हुआ, लेकिन वह उसे दोष देने से खुद को रोक नहीं सका। इसके अलावा उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब था कि वह एवलिन को धोखा दे रहा होगा, और वह हर कीमत पर इससे बचना चाहता था। वहीं रुक जाओ। उनके ठीक पीछे से एक आवाज गूंजी, जिससे डेविस के चेहरे पर हंसी और आंसू दोनों के भाव मिट गए। इस बार उसने आवाज के मालिक को पहचान लिया, लेकिन उसने उस आवाज के मालिक से कभी बात नहीं की थी। शर्ली पीछे मुड़ी, उसके चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि वह उस आवाज के मालिक से चिढ़ गई थी। उसने मुड़ा भी नहीं था कि वही जानी पहचानी आवाज फिर से गूंजी, डेविस लॉरेट, मुझे राजकुमारी शर्ली के लिए स्नेहपूर्ण भावनाएं हैं। केनेट क्लेमोर, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। शर्ली का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया और उसने अपने सफेद दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा। जैसे ही वह बाहर पहुंची, केनेट क्लेमोर ने उससे 4 गोल खाने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका दिमाग डेविस के आकर्षक शरीर में ही डूबा हुआ था। उससे कई बार परेशान होकर उसने उससे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह उसे अब और परेशान न करे। उसने जल्दी से डेविस की पीठ की ओर देखा, लेकिन पाया कि वह बिना पीछे मुड़े वहीं खड़ा रहा। अब जबकि उसके मन से आखिरकार एक बोझ हट गया था, उसे डर था कि डेविस उससे फिर से बात करना बंद कर देगा। केनेट क्लेमोर मुस्कुराया, उसे उसके अस्वीकार किए जाने से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसका चेहरा आकर्षक था, उसकी आंखें चमकीले पन्ना हरे रंग की थीं और नाक थोड़ी नुकीली थी। उसके घुंघराले भूरे बाल गर्दन तक पहुंचते थे। उसका शरीर मध्यम और नाजुक था, जिसके कारण लोग उसे कम आंकते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जब तुमने उससे शादी तोड़ दी है तो अब भी उसके साथ क्यों हो? क्या तुम उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हो? उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गंभीर भाव से व्यंग्यात्मक लहजे में डेविस से सवाल किया। बचपन से ही उसकी नज़र शर्ली पर थी, लेकिन उसकी शादी की घोषणा के बाद उसने कुछ योजनाएं बनाई, लेकिन ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में डेविस की ताकत देखकर उसने अपनी सारी योजनाएं छोड़ दी। अंततः जब उसे पता चला कि उनके बीच का विवाह समझौता रद्द कर दिया गया है, तो उसका मन एक बार फिर उस आकर्षक आकृति के बारे में सोचने लगा जिसे उसने प्रतियोगिता के दौरान देखा था। उसकी सुंदरता और ताकत को देखकर उसका दिल झकझोर देने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और उसकी निगाहें फिर से उस पर टिक गईं। विचार करते समय डेविस के मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। कुछ क्षण बाद उसने केनेट क्लेमोर को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़ता रहा और उसने डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट को सक्रिय कर दिया, जिससे वह भीड़ की आंखों से ओझल हो गया। नहीं, ऐसा मत करो। उसे गायब होते देख शर्ली की आंखें चौड़ी हो गईं। उदासी ने उसके दिल को घेर लिया और पल भर में उसका दिल बैठ गया। राजकुमारी शर्ली, अब जब वह चला गया है तो क्यों न हम मिलकर काम करें? आखिरकार हम ही तो यहाँ सबसे ताकतवर हैं। कुछ और युवकों की आंखें भी अचानक उम्मीद से चमक उठी क्योंकि उन्हें भी राजकुमारी शर्ली के साथ मौका मिलने की उम्मीद जगी। शर्ली महाद्वीप की सबसे बलवान युवती थी और रुतबे के लिहाज से वे सभी अन्य साम्राज्यों के राजकुमारों के समान थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि अब जब एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मुकाबले से बाहर हो गया है, तो उनके पास शर्ली को पाने का पूरा मौका है। मेरी छोटी बहन तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों के साथ क्यों दोस्ती करे? उसने तो प्रिंस डेविस को भी ठुकरा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कोई चांस है? इससे पहले कि दूसरे लोग कुछ कह पाते, आग की लपटों से सजे धधकते लाल रंग के वस्त्र पहने एक शानदार और शांत लाल बालों वाला आदमी आगे आया और शांत स्वर में बोला। लाल बालों वाला यह व्यक्ति शर्ली का 57वां भाई था, जो उसकी उम्र के लगभग बराबर था। उन्होंने ग्रांड सी कॉन्टिनेंट मीट में चौथा स्थान हासिल किया। केनेट क्लेमोर ने असंतुष्टि से ताना मारते हुए कहा, हे क्रिस्टो एस्टन, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ मौजूद सबसे ताकतवर योद्धा हूँ।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी बहन से शादी का प्रस्ताव भी रखा। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही उसने क्रिस्टो का मजाक उड़ाया, उसके बगल में एक तेज चमकती तलवार बेजोड़ गति से उसकी ओर बढ़ी। जब तलवार उसके शरीर के आंतरिक अंगों को चीर फाड़ करने से सिर्फ 1 इंच दूर थी, तब उसने पैर से एक कदम पीछे हटकर वार से खुद को बचा लिया। इसका क्या मतलब है, शर्ली? केनेथ क्लेमोर गुस्से से चिल्लाया, जबकि उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। अगर तुमने दोबारा मुझसे पंगा लिया तो अब कोई चेतावनी नहीं, शर्ली ने ठंडे लहजे में कहा। डेविस के साथ न जा पाने की कड़वाहट से उसका दिल भरा हुआ था। क्या तुम मंदबुद्धि हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए? केनेथ क्लेमोर ने दांत पीसते हुए और उससे काफी दूरी बनाए रखते हुए चिल्लाकर कहा। दरअसल डेविस से अभद्र तरीके से बात करने के लिए उसने इसी नियम का सहारा लिया था। अगर ऐसा न होता तो वह इतनी धृष्टता दिखाने की हिम्मत न करता। भले ही उसके पिता सम्राट क्लेमोर ने उसे डेविस के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे किसी भी तरह से खुद को नीचा समझने की इजाजत नहीं दी। उसने अवचेतन रूप से मान लिया कि इस बच्चे को उस स्तर के गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उसने खुद से यह जुआ खेला कि डेविस उससे झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि इस अंतरिक्ष सुरंग में केवल 30 वर्ष से कम आयु के लोग ही यात्रा कर सकते हैं, और इस धारणा के साथ कि अगर डेविस को इस जगह पर कुछ हो जाता है तो उसका गुरु उसकी मदद के लिए नहीं आ पाएगा, उसने अपनी योजना को अमल में लाया। और वह इस बात से खुश था कि उसकी योजना सफल हो गई थी, लेकिन उसे शर्ली की ऐसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, जो उसकी अपेक्षाओं से बिल्कुल परे थी। दरअसल अब ये बात उनके स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंचा रही थी। अध्याय 158 अंतहीन पथ। क्रिस्टो ने तुरंत बीच में कूदकर शर्ली को बेकाबू होने से रोका और कहा, शर्ली, इसे रोको। सम्राट इस बार काफी गंभीर लग रहे हैं। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी। अपनी निर्मल तलवार को म्यान से बाहर निकालते हुए शर्ली की बाह उस कमीने के सुंदर चेहरे को देखकर घृणा से कांप उठी, जो उसके मन में बदसूरत हो गया था। धीरे धीरे उसने खुद को शांत किया और तलवार की म्यान निकालकर उसे अंदर रख दिया। फिर उसने उसे अपनी कमर के पास रखा और मुड़कर तेजी से आगे बढ़ गई। रुको, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, छोटी बहन, क्रिस्टो चिल्लाया और जल्दी से उसके पीछे चल दिया। साथ ही केनेथ की ओर तिरछी नजर डाली, अप्रत्यक्ष रूप से उसे पीछे हटने का इशारा किया। केनेथ क्लेमोर ने शर्म और गुस्से से दांत भींच लिए। उसने भीड़ में चारों ओर देखा तो पाया कि लोग उसे उपहास भरी निगाहों से देख रहे हैं। ठंडे लहजे में नाक सिकोड़ते हुए वह उन कुछ सदस्यों के साथ चला गया जिन्हें उसने पहले ही बाहर गठित किया था। अन्य युवकों ने भी दूसरों के साथ मिलकर उनका पीछा किया। अल्पविराम। शर्ली सावधानी से आगे भागी, हालांकि थोड़ी तेज गति से, क्योंकि वह जानती थी कि डेविस उससे आगे निकल गया है। अब तक गुप्त प्रवेश द्वार के पिछले बार खुलने से वे उस जगह के अपने हिस्से का नक्शा काफी अच्छी तरह से बनाने में सक्षम रहे हैं। उनके बीच शक्ति के अंतर के कारण वे मार्ग के अपने पिछले हिस्से का नक्शा नहीं बना पाए थे, जो तकनीकी रूप से दुश्मन का क्षेत्र है। क्रिस्टो ने बाएं और दाएं देखा तो उसे संकरे रास्ते दिखाई दिए, जो कुछ अन्य स्थानों की ओर जाते थे और पूरे लंबे सीधे रास्ते को आपस में जोड़ते थे। छोटी बहन शर्ली, तुम इतनी तेज क्यों जा रही हो? कहीं तुम उस निर्दयी बच्चे को पकड़ना तो नहीं चाहती? क्रिस्टो ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। वह काफी समय से डेविस की उदासीनता से असंतुष्ट था और शुरू से ही उससे उलझना नहीं चाहता था। जी हाँ बड़े भाई क्रिस्टो, आपको मुझसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, शर्ली ने अपने चेहरे पर चिंता का भाव लिए जवाब दिया। चलो छोटी बहन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। खुद पर गर्व करो। भले ही हम दोनों की ताकत बराबर हो, लेकिन तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत कम है। तुम्हें उसका अंधाधुंध अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। उसके बिना भी तुम यहाँ किसी के साथ जोड़ी बनाकर सुखी जीवन जी सकती हो। क्रिस्टो ने व्यंग्य से अपना चेहरा हिलाया। क्या पिताजी ने तुम्हें ऐसा कहने को कहा था? शर्ली की आवाज ठंडी पड़ गई। क्रिस्टो ने पलकें झपकाई और फिर हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, लगता है मैं अपनी तेजतर्रार छोटी बहन से बच नहीं सकता। मुझे अकेला छोड़ दो। शर्ली ने आह भरी और अपनी गति बढ़ा दी। वह उससे मिलने के लिए काफी बेचैन थी। रुको। अचानक एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह चिड़चिड़े भाव से पीछे मुड़ी। वहां कोई है। क्रिस्टो ने धीरे से फुसफुसाते हुए एक दिशा की ओर इशारा किया, जिससे वह एकदम से चौंक गई। उसके इस कथन से उसका ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया कि उसने दीवार के किनारे झुकी हुई एक अज्ञात आकृति को नहीं देखा। उसका पहला विचार यही था कि यह डेविस है, लेकिन उस आकृति को देखकर, जो अधिक भारी और लंबी थी, उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
बेहद सतर्क होते हुए उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उस आकृति पर चिल्लाए, मरने का नाटक करना बंद करो। गुफा में अंधेरा होने के बावजूद वे अपनी दृष्टि से कुछ हद तक आगे देख पा रहे थे। उस आकृति पर कोई ऐसी चोट के निशान नहीं थे जिनसे उसकी मृत्यु हो सकती थी। इसके अलावा उनकी आत्मा की बोध शक्ति इस स्थान में 50 मीटर से अधिक दूर तक नहीं जा सकती थी, और वह आकृति इसी सीमा के भीतर थी। कुछ सेकंड बीत गए लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर सावधानीपूर्वक दीवार के बगल में खड़ी आकृति की ओर बढ़ गए। वहां एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी था। उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी थी जो अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी। उसकी उंगली में एक अंगूठी थी, एक अंगूठी जिसकी चाहत इस जगह में प्रवेश करने वाले युवकों के मन में रहती थी। स्पेशियल रिंग। एक कीमती स्पेशियल रिंग को इस तरह लावारिस पड़ा देखकर शर्ली और क्रिस्टो बुरी तरह हिल गए। इसके अलावा अब जब वे पास ही थे तो वे लगभग इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि वह विशालकाय व्यक्ति कुछ ही देर पहले मर चुका था। ऐसा तो सिर्फ प्रिंस डेविस ही कर सकते थे। क्रिस्टो के मुंह से अनजाने में एक आह निकल गई, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। आत्मा का हमला। शर्ली ने बुदबुदाते हुए अनुमान लगाने की कोशिश की कि किस प्रकार की आत्मा तकनीक ने इस भारी भरकम आदमी को मार डाला। अगर उसने स्पेस रिंग छोड़ दी तो इसका मतलब है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। धिक्कार है। काश मेरे पास कोई ऐसा गुरु होता जो मुझे इन स्पेस रिंगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखने में सक्षम बनाता। क्रिस्टो ने ईर्ष्या से भरे स्वर में कहा और लालच भरी निगाहों से स्पेस रिंग को देखा। उसने शर्ली की ओर एक नजर डाली और बिना किसी औपचारिकता के उस स्थानिक अंगूठी को अपने लिए लेने का फैसला किया। शर्ली को इस बात की खुशी थी कि डेविस पास ही था। उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। अरे रुको! क्रिस्टो ने लाश की उंगली को टटोलते हुए आखिरकार उसमें से स्पेशियल रिंग निकाल ली। फिर वह जल्दी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वे सीधी दिशा में आगे बढ़ते गए, उनके शरीर कांपने लगे। एक निश्चित अस्तित्व के सामने चींटियों जैसा महसूस करने की भावना उनके भीतर उभर आई। पूरा रास्ता दाएं बाएं लाशों से भरा पड़ा था, जिसे देखकर वे अंदर तक दहक गए। और तो और सभी शवों में अपने अपने स्थानिक वलय मौजूद थे। क्या वह एक राक्षस है? क्रिस्टो कांप उठा और उसका पीछा करना बंद करके ताज़ा लाशों के साफ सुथरे ढेर के पास खड़ा हो गया। काफी देर बाद गहरी सांसें लेकर वह बड़ी मुश्किल से खुद को शांत कर पाया। जैसे ही उसने स्थानिक छल्लों को लूटने के बारे में सोचा, तभी उसे अपने पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे उसके चेहरे का भाव बदल गया। शर्ली एक एक करके शवों को देखते हुए आगे बढ़ती रही। चाहे पुरुष हो या महिला, सभी मृत थे। उनके शरीर ऐसे लग रहे थे मानो वे शांति से सो रहे हों। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किस दिव्य तकनीक से यह नरसंहार हुआ होगा। उसकी इंद्रियों को तो ये बिल्कुल भी नरसंहार जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी चमत्कार से वे सब सो गए हों। उसे जो सदमा लगा उसे संभालना काफी मुश्किल था। उसकी उपलब्धियों को अपनी आंखों से देखने के बाद हीन भावना के बोझ तले उसका दिल कांप उठा। अंततः वह एक शव के सामने रुक गई और उसे खाली निगाहों से देखने लगी। उसने अपनी पलकें हल्की सी झपकाईं, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि वह इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह जमीन पर गिर पड़ी और सामने अंधेरे रास्ते की ओर देखने लगी, जो अचानक उसे अंतहीन सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह रास्ता उसे बता रहा हो कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसके साथ नहीं रह पाएगी। उसके पीछे कदमों की आहट के साथ साथ खुशी भरी चीखें गूंज रही थीं, जिससे उसे पीछे मुड़कर देखना पड़ा। अध्याय 159 निकास। छोटी बहन, जल्दी अपने पास मौजूद स्थानिक छल्ले उठाओ। क्रिस्टो ऐसे चिल्लाया जैसे उस पर किसी चीज का साया हो। शर्ली ने बेपरवाही से उसकी ओर देखा और हल्की सी हंसी छोड़ दी। उसकी हल्की सी हंसी गूंज उठी, जिससे वह वहीं रुक गया। वह असमंजस में था, लेकिन उसने उसके सामने पड़े शव से स्थानिक अंगूठी उठाए और उसके हाथ में पहना दी। उठो शर्ली, चलो और स्थानिक छल्ले लेते हैं, क्रिस्टो ने उसे बेचैनी से उठाते हुए कहा। शर्ली एक मूर्ख की तरह हंसती रही, मानो वह सुनना ही न चाहती हो। क्रिस्टो ने उसकी तरफ देखा और दूसरा तरीका आजमाया। शर्ली, उठो, क्या तुम वो स्पेशियल रिंग्स देखना चाहती हो जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ी है और जिन्हें कोई और ले जाएगा? शर्ली अचानक हंसना बंद कर देती है। उसका चेहरा एक कठोर हंसी से जम जाता है, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल जाता है। आप क्या कह रहे हैं बड़े भाई? उसने अपने सामने पड़े शव की ओर इशारा करते हुए कहा। ये 200वां शव है जो मुझे मिला है। क्रिस्टो सदमे से एकदम अकड़ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कुछ देर चुप रहा और जटिल निगाहों से रास्ते की ओर देखते हुए बोला, वह कहाँ है?
मुझे नहीं पता, शायद वह दूसरी तरफ जाने का रास्ता ढूंढने गया होगा, शर्ली ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया। फिर वह खड़ी हुई और मुड़कर उसी दिशा में चलने लगी जहां से वह आई थी। क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगी? क्रिस्टो ने उलझन में पूछा। उसे उसके विचार बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। ये सुनकर वह वहीं रुक गई और फिर पीछे मुड़कर रास्ते को एक जटिल दृष्टि से देखते हुए बोली, वह दूसरी तरफ चला गया, मुझे उसे रोकने का क्या कारण है? तुम्हें उसे रोकने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि क्रिस्टो कुछ और कह पाता, उसने भावनाओं के उफान के साथ उसे बीच में ही रोक दिया। बस करो। मुझ जैसी कमजोर औरत उसके साथ रहने के लायक नहीं है। तुम क्यों नहीं हो सकती? एक साधारण कुलीन महिला उसकी पत्नी बन सकती है, लेकिन तुम नहीं। ये कैसा मजाक है? क्रिस्टो ने अपनी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी लिए कहा। उसने अपने होंठ दबाते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम नहीं समझते। वह मुड़ी और चली गई। उसकी आंख से एक आंसू निकला और आंखें बंद करते ही जमीन पर गिर गया। वह और मैं अलग हैं। जिस क्षण मैंने उस समय मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने का फैसला किया, उसी क्षण मैंने कुछ अनमोल खो दिया। वह धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरी जहां कई लालची निगाहें उस पर टिकी थीं, जबकि उसका बड़ा भाई एक रक्षक की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। अल्पविराम। कुछ घंटे बाद एक आकृति एक विकृत स्थान के सामने खड़ी थी जो कुछ घंटे पहले जिस स्थान से वह आई थी, उससे मिलती जुलती थी। आखिरकार मुझे मिल ही गया, डेविस ने आह भरते हुए कहा। हालांकि उसे अपनी मां से पता था कि यह कहाँ है, फिर भी उसे इस निकास को ढूंढने में काफी समय लग गया। ऐसा लग रहा था मानो कुछ कानून उसे इस जगह की खोज करने से रोकने पर तुले हुए हों। पहले तो उसे लगा कि उसने गलत रास्ता नहीं चुना है, लेकिन ये भावना तब गायब हो गई जब उसने देखा कि वह पहले भी एक बार उसी जगह से गुजर चुका है। तब उसे समझ में आया कि यह किसी प्रकार का भ्रम था। ये बात समझ में आती है, अगर यह सिर्फ एक भूल भुलैया होती तो अब तक कोई न कोई कम से कम अगली परत तक तो पहुंच ही गया होता। विकृत अंतरिक्ष को देखते हुए उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, मैंने जो सुना है उसके अनुसार उस अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद मेरे पकड़े जाने की पूरी संभावना है। क्या मेरे परिवार को लगता है कि मैं इस संकट से निकलने के लिए अपने काल्पनिक गुरु पर निर्भर रहूंगा? सच में ये बहुत ही विडंबनापूर्ण है। फिर भी वो स्थानिक छल्ले, ये तो वाकई अफसोस की बात है, डेविस ने आह भरते हुए कहा। जब उसने कुल्हाड़ी से उस भारी भरकम आदमी को पहली बार मारा तो उसने स्थानिक अंगूठी की सामग्री की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत पता चला कि स्थानिक अंगूठी पर किसी प्रकार का ट्रैकिंग और सीलिंग मंत्र लगाया गया था। वह पूरी तरह से अचंभित था क्योंकि उस वस्तु पर किया गया जादू उसकी मां पर लगाए गए आत्मा के मुहर से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन कुछ प्रयास से उसे हटाया जा सकता था। उसके मन में एक स्पष्ट संदेह पैदा हुआ कि उसकी मां की आत्मा की मोहर को नष्ट करने के कारण दूसरी तरफ के उच्च अधिकारियों ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया था। फिर भी उससे लगा कि वह ट्रैकिंग स्पेल को हटा सकता है, लेकिन उसने फैसला किया कि इस पर खर्च किया गया समय और प्रयास इसके लायक नहीं होगा। उसके बाद उसने उन लोगों को मार डाला जिन्होंने सबसे पहले उसे निशाना बनाया था, और बिना किसी आश्चर्य के उन सभी ने उस पर विभिन्न तकनीकों से हमला करने की कोशिश की, मानो वे उसे मारकर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके कार्यों का जवाब अपने ही कार्यों से दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी आत्मा से मृत्यु पत्र पर उनके नाम लिखे, साथ ही साथ अपनी आत्मा की सुरक्षा तकनीक को हर समय सक्रिय रखा। वे ऐसे गिरते जा रहे थे मानो उन पर कोई महामारी फैली हो। ये बहुत ही भयावह था जब उनमें से कुछ ने मरने से पहले वही दृश्य देखा और फिर शांतिपूर्वक और बिना किसी आवाज के उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके शवों को देखकर उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ, जिससे वह काफी चौंक गया, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उन्हें मारने के लिए डेथ नोट का इस्तेमाल किया था, या इसलिए कि उसे शुरू से ही उनके लिए कोई भावना नहीं थी। सौभाग्य से वह इस बात के लिए आभारी था कि उसका दिमाग अजनबियों की परवाह नहीं करता था, अन्यथा वह बिना पलक झपकाए उन्हें सीधे सीधे मार नहीं पाता। अपनी आत्मा सागर में झांकते हुए उसने देखा कि 200 से अधिक आत्माएं डेथ नोट के चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की तरह चक्कर लगा रही थीं। 157 नवजात आत्मा अवस्था वाली आत्माएं, 33 शिशु आत्मा अवस्था वाली आत्माएं, 10 युवा आत्मा अवस्था वाली आत्माएं। इनकी उम्र 30 से कम है, लेकिन उनमें से कुछ ने कम समय में ही युवा आत्मा अवस्था प्राप्त कर ली है। डेविस काफी हैरान था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उनके पास उनसे बेहतर संसाधन थे। जल्दी करो और उन आत्मा के सार तत्वों को परिष्कृत करो। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, इससे मेरा मंच तो ऊंचा नहीं होगा। मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? उसने भौहें चढ़ा ली।
तुम्हारा रुतबा नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरे लिए तो यह एक अनमोल चीज है। डेविस की आंखें फड़क उठी। मैं मना कर दूंगा, जब मेरे पास अपना मंच तैयार करने के लिए पर्याप्त लोग होंगे तब मैं इसे परिष्कृत करूंगा। जैसा आप चाहें, बस जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं, मुझसे अपने सवालों के जवाब की उम्मीद न करें। तुम ठीक है। डेविस ने अनिच्छा से उसकी मांगों को मान लिया। वह पद्मासन में बैठ गया और अपने मन को शांत करते हुए उन आत्माओं को परिष्कृत करने लगा। आधे घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी आत्मा को इस तरह तरोताजा महसूस किया जैसे उसने कुछ स्वादिष्ट चखा हो। उसे थोड़ी सी झिझक हुई, ये सोचकर कि उसकी आत्मा किसी तरह इस कायाकल्प की भावना की आदी हो गई है। अध्याय 160 स्थानिक सुरंग से बाहर निकलना। ये तो बस एक शुरुआत थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस स्तर की आत्माएं मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। डेथ नोट काफी असंतुष्ट लग रहा था। अगली बार तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मैं पर्याप्त आत्माएं इकट्ठा न कर लूं। अगर तुम्हारी शक्ति न होती तो मैं यहीं रुककर उस अमर विरासत को प्राप्त करना चुनता। डेविस ने अपने चेहरे पर असंतोष के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम उन अमर विरासतों को हासिल कर सकते हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस अमर देवता को तुम पसंद आए हो या नहीं। वे मेरी तरह ही चंचल होते हैं, लेकिन मैं अपने वचन का पक्का हूं। उसकी बातें सुनकर उसने पूछा, क्या तुम अमर लोगों से नफरत करते हो? ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नफरत करता हूं, पहले भी कई अमर आत्माओं ने मुझ पर अपना साया डाला है, इसलिए मैं उनके व्यक्तित्व को जानता हूं। क्या आपको लगता है कि साधना का लंबा जीवन जीने के बाद वे लोगों की परवाह करते हैं? वे तो बस विरक्त हो जाते हैं और केवल अपने स्वार्थों की परवाह करते हैं। क्या होगा यदि अमर व्यक्ति मर चुका हो और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी हो? उसने फिर से सवाल किया। इससे पहले जिन लोगों ने मुझे अपने वश में किया था वे ऐसे नहीं थे, इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा। डेविस ने आत्मसंतुष्टि भरे लहजे में कहा, देखो, पक्षपात करना बंद करो। अगर तुम्हारे साथ मेरा समझौता न हुआ होता तो मैं विरासत का वारिस बन चुका होता। खैर, आपको गलत साबित करना मेरा काम नहीं है, लेकिन याद रखना, अमरता की विरासत प्राप्त करने की संभावना हमेशा अनिश्चित होती है। आप मेरे साथ धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही कहना था। डेविस ने उलझन भरा चेहरा बनाते हुए मन ही मन सोचा, क्या मेरी आत्मा के साथ विलय होने से उसे भावनाएं मिल गईं या कुछ और? यह ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसे मेरी थोड़ी बहुत परवाह है। ओह, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। यदि यह ऐसी कोई चीज है जिससे आपकी खेती को लाभ होता है तो आपको अगले स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आप अपने पूर्व स्वामियों के साथ अपने पुस्तक स्वरूप में जीवन भर रहे हैं? हाँ, मैं था, उसने तुरंत जवाब दिया। डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे लगा कि उसका अनुमान सही होना चाहिए। इसका मतलब है, इसमें भावनाएं जागृत हो रही हैं। यह मेरी आत्मा के साथ विलय का दुष्प्रभाव होना चाहिए, है ना? ये पहले कभी अपने किसी भी पूर्ववर्ती के साथ विलय नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। वह ये नहीं बता सका कि यह डेथ नोट कोई जीवित प्राणी है या कोई ऐसी कलाकृति जिसने चेतना प्राप्त कर ली है। एक हल्की सी आह भरते हुए डेविस ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा और आपके लिए आत्माओं को शुद्ध करूंगा। मुझे इतना मजबूत बनाए कि मैं अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, इतना मजबूत कि मैं एलिया को उस व्यक्ति से वापस ला सकूं जिसने उसे अपने वश में कर लिया है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दुश्मनों को कैसे मारते हैं और खुद बीच में मरने की कोशिश न करें। भले ही मेरे पिछले कब्जा करने वालों ने मुझे अपने वश में कर लिया था, फिर भी उन्होंने कहीं न कहीं गड़बड़ कर दी थी और उनकी क्रूर मौत हुई थी। डेविस ने गंभीरता से सिर हिलाया, तो मैं हमेशा की तरह आप पर निर्भर रहूंगा। उसने डेथ नोट की शक्तियों को हल्के में लेना बंद कर दिया और अपने पूर्ववर्तियों जैसी गलतियां न दोहराने के लिए कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। ये सब इसलिए ताकि वह डेथ नोट की शक्तियों के बिना भी खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। और चूंकि आप स्वयं को सर्वज्ञानी समझते हैं, इसलिए यदि मुझे कोई बात समझ में न आए तो उस समय भी मैं आप पर ही निर्भर रहूंगा। उसने बिना किसी औपचारिकता के कहा। पहली परत का दौरा करने के लिए खुद को तैयार करते हुए उसने गहरी सांस ली और आराम करते हुए एक काला चोला पहना, अंधेरा आवरण कला। उसने तकनीक का नाम जपते हुए अपनी उपस्थिति, आभा और ऊर्जा को डेथ नोट की काली ऊर्जा से ढक लिया। आगे बढ़ते हुए वह विकृत स्थान में प्रवेश कर गया क्योंकि उसके चारों ओर का भंवर घूमता हुआ उसे अंदर खींच ले गया। बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। इस नॉवल की पूरी सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना प्यार दिखाएं।
और ऐसे ही और कहानियों के लिए RR नॉवल बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।